हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस की। ये जो हमारा किल शॉट वन शॉट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम पूरा मैथ रिवाइज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। बीच में क्विक पूरे यूनिट वाइज भी रिवाइज करते जा रहे हैं हम, और ऑब्वियसली लास्ट के कुछ दिनों में हम पूरा कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन एक बार फिर से लेंगे, ताकि सारे फॉर्मूले सारे बेसिक्स एक बार फिर से याद दिला दिए जाएं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो कि कुछ छूट या कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तो ये सारी बातें इंश्योर कर ली जाएंगी। मैग्नेट ब्रेन्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, इनमें हम ऑब्वियसली इंश्योर करते हैं कि आपको चैप्टर की पहले समरी पढ़ाई जाए, पूरी थ्योरी पढ़ा दी जाए। ऑब्वियसली थोड़ा सा जल्दी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हर रोज़ हमें एक चैप्टर कवर करना है। एंड आफ्टर दैट हम उससे ज़रूरी काफ़ी सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उस टॉपिक पर बेस्ड। एंड देन कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि देखो जेईई मेंस और एडवांस बहुत टफ एग्जाम्स नहीं हैं अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बेस्ड है फंक्शंस पर। हाँ जी, तो जल्दी से देखिएगा। फंक्शन पे पहली चीज़ जो हमें बहुत आसान सी, बहुत स्टैंडर्ड सी चीज़ कही जाती है, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। ये क्या होते हैं? आई होप आपको पता होगा कि फंक्शन जो होता है ये ए टू बी इज सेट टू बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि आपको हमेशा याद रखना होगा, ये जो लिखा जा रहा है, ये उस फंक्शन का हमेशा डोमेन होता है, और ये जो लिखा जा रहा है ये फंक्शन की रेंज होती है। अब डोमेन और रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली फंक्शन कैसा होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स एक एक्सप्रेशन होता है जो आप लिखते हो। तो यहाँ पर जो जो भी वैल्यूज़ एक्स की इस एक्सप्रेशन में पास की जा सकती हैं, वो सारी वैल्यूज़ होती हैं हमारी डोमेन। और यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी मोर फ्रैंक, जो ये लिखा होता है, ये जो आर, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट द रेंज, आई वुड से कि मैं ये कहूँगा कि ये को डोमेन होता है। को डोमेन मतलब वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। फिर आप कहते हैं कि सर एक्स की जो जो वैल्यूज़ आप पास करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ के बेसिस पे वाई की जो जो वैल्यूज़ डिराइव हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं इस फंक्शन की रेंज। बड़ी आसान सी बात मैंने कही है आपसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका डोमेन सेट होता है, यानी एक्स की सारी वैल्यूज़, इनको जब आप पास करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, तो आपका फंक्शन की डेफिनेशन से पास होके सारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ यानी वाई की वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। और वो सारी जो वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे मैप्ड होती हैं फंक्शन के यहाँ पे एलिमेंट से, उन एलिमेंट्स की जो भी मैपिंग होती है, जो भी उनकी यहाँ पर वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स खाली भी रह सकते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन बड़ी आसान सी है कि जो डोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज को डोमेन सेट में होनी चाहिए। को डोमेन में कुछ खाली एलिमेंट्स भी रह जाएं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो सारे एलिमेंट्स को डोमेन सेट में होते हैं, दे आर कॉल्ड द को डोमेन। और जो एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज डोमेन सेट में एग्जिस्ट करती है, मतलब जिन एलिमेंट्स की हम मैपिंग कर चुके हैं, ये सारे एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो हमेशा को डोमेन का सबसेट होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आई बिलीव आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और क्या कह रहा है वो वहाँ पर? वो कह रहा है इफ़ बोथ ए एंड बी, वहाँ पे वो क्या कह दे रहा है, जो बी है वो सबसेट है ऑल द रियल नंबर्स। ऑब्वियसली वो होना ही होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ए को भी सबसेट रियल नंबर्स का ही होना होगा। बोथ ए एंड बोथ बी आर सबसेट्स ऑफ आर, वो यही बात कहना चाह रहे हैं। तो एफ जो होता है वो एक रियल फंक्शन होता है। ऑल द फंक्शंस इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी बन सकते हैं, बट हम जो मेजरली डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं, जनरली वो रियल फंक्शंस होते हैं। मतलब उनका जो डोमेन और रेंज होता है वो रियल फंक्शंस होते हैं। उनकी जो डोमेन और को डोमेन होती है वो रियल फंक्शंस ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अगर कोई आपको ऐसा लिख के देता है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो आप लिखते हैं जो ए है वो होती है डोमेन, और जो बी आप लिखते हैं वो होता है को डोमेन। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। रेंज फिगर आउट करने का तरीका क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेंज फिगर आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। और आज के चैप्टर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे या पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो रेंज फिगर आउट करने के काफ़ी सारे तरीके भी हम वर्कआउट करेंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू। जैसा मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि मेरा तरीका होगा, या हम सीखने का जो तरीका डेवलप करेंगे वो ऐसा होगा कि थ्योरी के बजाय हम उनको इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम से सीखें। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप जितना ज़्यादा थ्योरी या डेफिनेशन से नहीं सीखते, उतना ज़्यादा आप एक्चुअली प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। जैसा ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें कर कर सीखते हैं, गलतियाँ कर कर स्पेशली। तो वही काम मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि बाय द वे मैं डेफिनेशन सिखाऊँ, इससे अच्छा है कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखें। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग इट, जल्दी से इसको एक बार रिव्यू करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ एफ। मतलब पहले आप पता कर लो कि डोमेन क्या है। डोमेन मतलब आप एक्स की सारी वैल्यूज पता कर लो। फिर वो क्या कह रहा है? इफ डोमेन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देन रेंज इज द सेट ऑफ एफ इमेजेस ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब डोमेन में लेट्स से 3 पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3, तो आप f1 निकाल लो, f2 निकाल लो और f3 निकाल लो। वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? इसकी रेंज। हालांकि इतनी आसान और इतनी सॉर्टेड सी चीज़ें लाइफ में होने नहीं वाली, मतलब इतने आसान और इतने ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं।
फिर वो क्या कहता है, इफ डोमेन इज आर, अगर डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, या फिर डोमेन है आर माइनस कुछ फाइनाइट पॉइंट्स, मतलब डोमेन में से कुछ पॉइंट्स, मतलब रियल में से कुछ हटा दें जहाँ जहाँ वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स के लिए, तो उसके अलावा वो सारी वैल्यूज़ हैं जहाँ वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फिर वो कह रहा है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जैसे फंक्शन क्या लेता है, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, तो आप उसका इन्वर्स कर दीजिए, आप एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग कर दीजिए, फिर आप उस वाई वाले वैल्यूज़ का डोमेन निकाल लीजिए, तो जो वाई का डोमेन होगा उस फंक्शन की रेंज होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनिए, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एक फंक्शन है, बस इसे एक एग्जांपल लेकर आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, अभी y की टर्म्स में एक्सप्रेस है, x क्या होगा स्टूडेंट, x होगा y माइनस 3, तो अब इस फंक्शन का डोमेन निकाल लीजिए, मतलब y की सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, तो जो y की सारी वैल्यूज़ होंगी यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वही इस फंक्शन की रेंज होगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, इफ डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल देन फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। खैर ये मोनोटोनिसिटी होने पर ही हम पता कर पाएंगे, मतलब समझो बात को, अगर एक फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फंक्शन है या कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब मान लो एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब वो कुछ ऐसा सा है ना, तो मैं ऑब्वियसली मैं उसकी डोमेन पता कर लूँगा कि सर वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब उसकी डोमेन में पता करूँगा कि वो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो मुझे पता चल रहा है कि सर उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी। तो अगर मुझे डोमेन पता चल गया कि सर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। खैर ये चीज़ें तब होंगी जब वो फंक्शन मोनोटोनिकली, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। खैर ये सिनेरियोस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको पता करने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की हमारी जो मैक्सिमा और मिनिमा वाली टेक्निक है वो भी यूज़ करनी पड़ती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे और वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि हम कैसे कैसे बहुत सारे तरीक़ों से ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। सो रादर देन एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स थ्योरेटिकली कि देखो ऐसे ऐसे सोच सकते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप इजीली इसे वर्कआउट कर पाएंगे उन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स की डोमेन और रेंज को कैसे वर्कआउट किया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सर कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है f जो कि x टू r में डिफाइंड है, एक फंक्शन है g जो कि भी x टू r में डिफाइंड है, तो कह रहे हैं अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है f और g का सम, या आई वुड से f और g का डिफरेंस, तो वो भी x से ही r में डिफाइंड होगा, एटलीस्ट उसका डोमेन तो x से ही डिफाइंड होगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ये कहना चाह रहा है, एक फंक्शन है f उसका एक डोमेन है, एक फंक्शन है g उसका अपना एक डोमेन है, तो f और g के सब्ट्रैक्शन या एडिशन से जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन उन दोनों का कॉमन डोमेन होगा। देखो ऐसे समझो, मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x जिसको मैं लिखता हूँ log ऑफ x, है ना, और एक फंक्शन है लेट्स से g ऑफ x जो कि है x स्क्वायर। अब मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। नया फंक्शन क्या क्रिएट करता हूँ क्लास में, बना देता हूँ एक नया फंक्शन लेट्स से f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा ऑब्वियसली log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसकी डोमेन निकालना चाहेंगे तो f ऑफ x की डोमेन क्या होती है? आई होप आपको ये बात पता है कि सर log x के अंदर जब भी आप वैल्यूज़ पास करोगे तो ये एक्सप्रेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। पर सर एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x दुनिया की सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है, तो सर ये सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, बट ये ग्रेटर देन 0 के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, आप कहेंगे जहाँ ये और ये दोनों ट्रू हैं वो कॉमन वैल्यूज़ हम लेंगे। तो एक सिंपल सी बात है सर, एक्स स्क्वायर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्स स्क्वायर तो सब जगह एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन log x कहाँ होता है सर? log x 0 से आगे एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा f ऑफ x माइनस जी एक्स या f ऑफ x प्लस जी ऑफ एक्स भी कोई कहता, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा x ग्रेटर देन 0। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? मतलब सर x की नेगेटिव वैल्यू यहाँ चलेंगे लेकिन यहाँ नहीं चलेंगे ना, और हमें तो दोनों के लिए चलानी है। ये बड़ी आसान सी बात है। तो बड़ी बेसिक सी बात है, जो कॉमन मिनिमम पार्ट होगा दोनों का वही उनकी डोमेन में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो फिर वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, अगर एक फंक्शन है ना, मतलब एक फंक्शन है f ऑफ x, एक फंक्शन है g ऑफ x, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। बड़ी बेसिक सी बात है। फिर वहाँ पे क्या होगा क्लास? अगेन जब आप प्रोडक्ट लेंगे या डिवीजन लेंगे तब भी आपको दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि है लेट्स से x क्यूब प्लस 2, है ना, और एक फंक्शन है g ऑफ x जो कि है लेट्स से साइन x। वैसे यहाँ तो सब कुछ सॉर्टेड है, मैंने फंक्शन ही बहुत ही सिंपल से ले लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा ले लूँ। जैसे g ऑफ x से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अंडर रूट x। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स निकालें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा f ऑफ x
इंटू जी ऑफ एक्स, मान लो इसे मैं एक नया फंक्शन का नाम दे देता हूँ जिसे हम कहते हैं लैम्डा ऑफ एक्स, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा एक्स क्यूब प्लस टू, वो होगा एक्स क्यूब प्लस टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि एक्स क्यूब प्लस टू तो एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है, मतलब एक्स क्यूब प्लस टू तो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब अगर इसके मैं डोमेन की बात करूँ तो एक्स जो है वो जीरो, आई एम रियली सॉरी, एक्स जो है वो ऑल द रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा, एक्स जो है वो सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखेंगे अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, दे शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना। मतलब यहाँ पे मैं डेफिनेशन दूंगा कि सर जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और अगेन सेम बात निकल के आएगी। जब आपने एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स निकाला तो यहाँ भी ये कहीं ट्रू है और ये कहीं ट्रू है, तो जहाँ दोनों ट्रू हैं वहाँ हम उसको डिफाइन करेंगे। मतलब टू बी मोर स्पेसिफिक मैं कहूँगा लैम्डा एक्स डिफाइंड है, लैम्डा एक्स इज डिफाइंड, लैम्डा एक्स इज डिफाइंड या लैम्डा एक्स का जो डोमेन है फॉर ऑल x where x belongs to all the values between 0 and infinity including 0. I hope you understood this कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। सिमिलरली थोड़ा सा और सोचिए स्टूडेंट्स कि अगर इसी में एक और थोड़ा सा चेंजेस आ जाते, अगर मान लो मैं इसे ऐसा कहता, मैं इसे ऐसा कर देता एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो आपको चीज़ें और बदलनी पड़ जाती। जैसे ही आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या था स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब प्लस टू, एफ ऑफ एक्स था सर एक्स क्यूब प्लस टू और जी ऑफ एक्स था अंडर रूट एक्स। तो अभी ऑब्वियसली मैं एक कंडीशन तो इंश्योर करूंगा कि जो डोमेन होगा, मान लो मैं इसे कह देता हूँ इस फंक्शन को लेट्स से थोड़ी देर के लिए एच ऑफ एक्स, तो जो आपका एच ऑफ एक्स फंक्शन इसका जो डोमेन होगा, जो एच ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इंटरसेक्शन किसके साथ, डोमेन ऑफ हमारा दूसरा फंक्शन विच वॉज जी ऑफ एक्स। बशर्ते इसके साथ एक और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें से आपको वो सारी वैल्यूज़ भी हटानी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, सेट थ्योरी वाला डिफरेंस लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर ये जो जी ऑफ एक्स है, जहाँ जहाँ पर जी ऑफ एक्स है, मतलब वो सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स जहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, वो सारी वैल्यूज़ भी आपको हटानी पड़ेंगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्योंकि सोच के देखो क्लास, अगर जी ऑफ एक्स यानी हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, जीरो से किसी को डिवाइड करना, और वो भी पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली, वहाँ पर भी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए हम इंश्योर करेंगे कि जी ऑफ एक्स यानी डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो एक और एडिशन यहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाता है कि इंटरसेक्शन तो आप लेंगे, बशर्ते इसके साथ एक और कंडीशन फॉलो करेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और यही प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, ध्यान से समझिएगा। आई होप अगर मैं यहीं डिस्कस करना चाहूँ तो मुझे दिखता है क्लास की एक्स क्यूब प्लस टू, तो एक्स क्यूब प्लस टू तो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड था, याद करिए सर। अंडर रूट एक्स भी ऑलमोस्ट एक्स की इन सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड था, बट एक कंस्टेंट और ये था कि अंडर रूट एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स को क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो। आई होप यू आर गेटिंग इट, एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो इक्वल टू ज़ीरो है, इसको मोर स्पेसिफिकली मैं इसके साथ कंबाइन करके लिखूंगा एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब जो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन आएगा वो होगा कि सर एक्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन ज़ीरो से बड़ी वैल्यू के लिए। तो इस बार डोमेन हल्का सा बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं एक्स की वो सारी वैल्यूज़ हटा दूंगा जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ निकल कर आ रही है वो कह रहा है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। अब इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। दो फंक्शंस अगर आप कहना चाहते हो कि इक्वल हैं, तो पहली बात उन दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम होना चाहिए, उन दोनों फंक्शन की रेंज सेम होना चाहिए, और उन दोनों फंक्शंस की वैल्यू एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए सेम होनी चाहिए। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। मतलब आप सोचो, जैसे अगर आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि सर देखो ये दोनों फंक्शन सेम है, जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ 2x + 3 अपॉन लेट्स से x, है ना, ये एक फंक्शन है। आपने मान लिया इसको एक फंक्शन है, इसको आप कह देते हो लेट्स से f ऑफ x, और मैं एक और फंक्शन लिख देता हूँ लेट्स से log ऑफ 2x + 3, और आप लिख देते हो प्लस, रादर इसको मैं लिखूँगा माइनस क्योंकि डिवीजन है, माइनस log ऑफ x, और ये है लेट्स से एक और फंक्शन g ऑफ x। नाउ मोस्ट ऑफ अस थिंक कि सर ये तो एक ही बात हुई ना, प्रॉपर्टी लगा दो log m - log n तो हो जाता है log m अपॉन n, तो यही तो बन जा रहा है। तो ये फंक्शन अगर यही बन जा रहा है तो चीज़ें आई थिंक आसान है। चीज़ें बहुत आसान नहीं है, आप समझो। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, और इस फंक्शन की डोमेन में इसकी और इसकी अलग अलग डोमेन निकालनी पड़ेंगी। आप बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एक और चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। मतलब हो सकता है फॉर्चुनेटली कि दोनों की डोमेन सेम आ जाए,
तो पहली बात तो डोमेन सेम आए, फिर रेंज सेम आए, फिर हर वैल्यू के लिए फंक्शन सेम हो, मतलब एक्स की जो भी वैल्यू रखो यहाँ और यहाँ वो वैल्यू सेम रिटर्न हो, तब जाकर हम फाइनली क्लेम करेंगे कि तीनों फंक्शंस, मतलब ये जो दोनों फंक्शंस हैं सेम है। बट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, बस सेम दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर वो क्या कह रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स क्या होता है क्लास, बड़ी आसान सी बात है, मतलब मैथमेटिकली उसको वो समझा रहे हैं, वो समझ लेते हैं पहले, फिर हम हमारी एग्जाम्पल के डेफिनेशन से समझेंगे। तो वो कह रहा है अगर पहली बात तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव स्टूडेंट्स क्या होता है, जो कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू है और ऐसा फंक्शन जो वन वन है, मतलब वो फंक्शन वन वन और ऑन टू होना चाहिए। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वन वन होना चाहिए। वन वन मतलब एक्स के मैपिंग वाई के एलिमेंट से सिंगल होनी चाहिए, मतलब सिंगल ही मैपिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, वो वन वन तो है प्लस वो ऑन टू है, मतलब वाई सेट में, कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मतलब जितने एलिमेंट्स यहाँ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतने ही एलिमेंट्स मुझे वहाँ भी दिखने चाहिए। और अगर ऐसा है और हर इंडिविजुअल एलिमेंट की एक से ही मैपिंग है, तो हम ऐसे रिलेशन को कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है। जैसे आपको अगर याद होगा, तो जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाते हैं, तो हम पहले उन्हें बाइजेक्टिव बनाते हैं, और बाइजेक्टिव बनाने के लिए उनकी हम प्रिंसिपल वैल्यू तक जाते हैं। जैसे हम साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर देते हैं, आई थिंक साइन थीटा -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं, शायद, या 0 से पाई लेते हैं। साइन थीटा ग्राफ ऐसा कुछ जाता है तो हम उसको ले लेते हैं 0 से -π/2 से π/2, तो हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू में उसको देखते हैं, मतलब फिर हम उसकी डोमेन पूरा नहीं रखते हैं, क्योंकि डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाता है इन्वर्स फंक्शन में। तो हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि वो पहले तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। दूसरी चीज़, फिर जो मैपिंग है, मतलब अभी हम मैपिंग क्या कर रहे थे, हम मैपिंग कर रहे थे ए से बी की, ये फंक्शन था। अब आप बी से ए तक मैपिंग कर दीजिए, अब आप इसे कहेंगे एफ इनवर्स ए, मतलब अगर एक्स पास करने पर y जनरेट हो रहा था तो हम उल्टा कर देंगे, अब हम y पास करके x जनरेट करेंगे। बट ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये मैपिंग बाइजेक्टिव हो, मतलब ये 1 1 ऑन 2 हो। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। इन्वर्स फंक्शन के लिए 2-3 चीज़ें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखना। ये बात क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ये जो कर्व है, ये जो y = fx आपका कर्व है, और अगर आप इसके इन्वर्स का ग्राफ बनाएं तो वो हमेशा मिरर इमेज होती है y = एक लाइन के रिस्पेक्ट में। जैसे याद करो स्टूडेंट्स, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो, जैसे आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो -π/2 से लेट्स से π/2 तक, है ना, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो चीज़ें कैसे बदल जाएंगी, प्लीज़ समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स में अब ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -1 1, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, मतलब आप समझो, अगर इस कर्व की आप मिरर इमेज लें किसके रिस्पेक्ट में, y = x स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्जैक्टली सेम होती है, मतलब अपर वाला कर्व और लोअर कर्व एक्जैक्टली सेम होते हैं। मतलब तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और वेग सा मैंने एग्जाम्पल लिया, बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर f(x) एक कर्व है तो f इनवर्स x डेफिनेटली f(x) की मिरर इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं, और बेहतर डेफिनेशन ये होगी। तो कभी कभी ऐसा कह दे कि y = fx की मिरर इमेज जो होती है वो y = x के रिस्पेक्ट में क्या होती है, तो आप कहेंगे वो होती है f इनवर्स ऑफ x। बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सी बात है। चलिए, हमने अभी डिस्कस किया कि इन्वर्टिबल वो सिर्फ तब होगा जब वो 1 1 ऑन 2 है, मतलब वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये बात एनीवे हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमेशा याद रखिए, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हमेशा बाइजेक्टिव ही होता है, मतलब और वो यूनिक होता है, मतलब ऑब्वियसली अगर इससे ये जा रहा है तो इससे यही आएगा, और कुछ जा ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हमारे सामने क्या लिखी हैं वो देखिएगा स्टूडेंट्स। फिर वो कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ f(x) = f इनवर्स x आर सेम एज द सोल्यूशन ऑफ f(x) = x। वो ये कह रहा है, कभी भी आपको कोई ऐसा कहे सॉल्व करने के लिए कि सर आप एक काम करिए, आप f(x) का f इनवर्स x के साथ सोल्यूशन निकालिए, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना दिमाग मत लगाना। कितना दिमाग मत लगाना कि पहले आप f इनवर्स x निकालो, फिर जो भी वो फंक्शन बन के आए उसको f(x) के इक्वल रखो। इंस्टेड ऑफ दिस आप इसी का सोल्यूशन लिख सकते हो, मतलब इसी को सॉल्व करने के लिए लिख सकते हो कि सर हम तो एक काम करते हैं, f(x) को x के इक्वल रख देते हैं, और जब आप ये करके भी सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन वही होगा जो इसका होगा, मतलब इसके लिए जो x की सारी वैल्यूज़ आएंगी वो भी वही वैल्यूज़ होंगी। आप सोच के देखो, ऐसा ट्रू होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ f ले लूँ तो वो f(x) x के इक्वल है। वो यही बात आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। अगली बात, अगर f(g) I है और g(f)(b) I है तो f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब अगर वो 1 है, यूनिटी है, तो उस केस में ऐसा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
बेसिक फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे क्लास, जैसे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इन्वॉल्विंग पावर्स एंड रूट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड, मतलब हमारी सिंपल से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स कैसे, जैसे अगर मैं लिख लूँ क्या x³ + 3, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर मैं लिख लूँ क्या, जैसे ऐसा x² + 9, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर मैं लिख लूँ x⁻⁴ + 7, मतलब और भी टर्म्स हो सकती हैं, बट मैं कुछ स्टैंडर्ड से सिंपल से एक्सप्रेशंस ले रहा हूँ। तो ये हमारे एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर वो क्या कह रहे हैं, सम एल्जेब्रिक फंक्शंस आर गिवन बिलो, जैसे पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए बात हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस जो होते हैं उनका डोमेन हमेशा जो होता है वो ऑल द रियल नंबर्स होता है। पॉलिनॉमियल्स जो आपके फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होता है। जैसे पॉलिनॉमियल क्या होंगे, जैसे आपका क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक। जैसे अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है, जैसे क्या लिखा हुआ है 3x³ - 7x² + 8x + 5, तो ये आपका एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। मतलब ये पावर 3 में पॉलिनॉमियल है। और पॉलिनॉमियल फंक्शंस का डोमेन मतलब x कोई भी वैल्यू लेने से डिनाई नहीं करेगा। आप x की वैल्यू कुछ भी ट्राई करो, वो डेफिनेटली हैप्पीली लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा और वैल्यूज़ भी रिटर्न करेगा। मतलब आप हमेशा याद रखिए पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। सर आपने डोमेन के बारे में बात की, रेंज क्यों नहीं बता रहे हो? रेंज को लेकर थोड़ा सा डिल्यूजन है। डिल्यूजन मतलब वो है डिल्यूजन नहीं, वो थोड़ा सा बाइफर्केशन है। रेंज हमेशा याद रखिए कि जो पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें एक प्रॉपर्टी प्लीज़ याद रखिएगा कि वो दो तरह के होते हैं, या तो वो ऑड पावर के होंगे या इवन पावर्स के। ऑड पावर्स कैसे क्लास, क्यूबिक या पावर 5 में या पावर 7 में या पावर 1 में। या फिर वो क्या होंगे इवन। इवन मतलब क्या, जैसे क्वाड्रेटिक, जैसे पावर 4, ऐसे कुछ। जैसे ऑड पावर्स क्या होती है, मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे क्यूबिक, जैसे आपने लिख लिया x³ - 8x² + 9x + 7, है ना। और अगर इवन क्या होंगे, जैसे क्वाड्रेटिक, जैसे क्या हो सकता है x² + 8x + 7, है ना। तो ये हमारा एक इवन पावर का एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और वो ऑड पावर का। मैंने ये नहीं बोला ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वो अलग कहानी है क्लास। अभी फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ ऑड पावर, है ना। कुछ होते हैं ऑड पावर के और कुछ होते हैं इवन पावर के। आप हमेशा याद रखिए जो भी इवन पावर के फंक्शंस होते हैं ना या ऑड पावर के, इनका डोमेन हमेशा ऑल द रियल नंबर्स होता है। तो डोमेन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी में ट्विस्ट आता है रेंज को लेके। रेंज हमेशा याद रखना क्लास की इवन फंक्शंस की जो नॉट इवन, इवन पावर के जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनकी रेंज हमेशा ऑल द रियल नंबर्स नहीं होती है। और जो ऑड पावर के हमारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज भी रियल नंबर होती है। मतलब जो ऑड पावर के पॉलिनॉमियल फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज हमेशा जो होती है वो ऑल द रियल नंबर्स होती है, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। मतलब जब भी ऑड पावर्स फंक्शन के आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो हमेशा या तो ऊपर से नीचे तक जाएंगे, नीचे से ऊपर तक जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होके ऐसे जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, मतलब वो डेफिनेटली y एक्सिस पे -∞ को भी अप्रोच करेगा और y एक्सिस पे +∞ को भी अप्रोच करेगा। एंड ऑब्वियसली कोई भी पॉलिनॉमियल हो वो -∞ से इन्फिनिटी तो जाएगा ही जाएगा x एक्सिस पे, वो चाहे ऑड पावर्ड हो या इवन पावर्ड हो। लेकिन इवन पावर्ड में कहानी कुछ ऐसी होती है, जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लूँ तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे से होते हैं, तो वो एक मिनिमा अचीव करके मैक्सिमा निकल जाते हैं या मैक्सिमा अचीव करके मिनिमा निकल जाते हैं। मतलब हर बार -∞ तक जाए ज़रूरी नहीं है। तो उनका जो रेंज होता है वो ऑल द रियल नंबर्स नहीं होता है। को डोमेन ऑब्वियसली ऑल द रियल नंबर हो सकता है, पर रेंज रियल नंबर्स नहीं होता है। वो रेंज रियल नंबर का सबसेट होता है। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हुई और ये बात समझ आई। अगर इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक यही सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। इसके बाद बेसिक फंक्शंस, डोमेन ऑफ पॉलिनॉमियल हम पढ़ चुके हैं, वो आर होती है। अगर पॉलिनॉमियल ऑड डिग्री का है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी रेंज -∞ से इन्फिनिटी होती है। बट इवन डिग्री की रेंज सबसेट ऑफ आर होती है, ये भी हमने डिस्कस किया। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है क्लास, कांस्टेंट फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड सा फंक्शन होता है, जैसे कि ये फंक्शन है ना। और अगर मैं लिख दूँ ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, और अगर मैं एक फंक्शन बना दूँ f(x) = लेट्स से 7, तो 7 एक पॉइंट होगा और उससे पास होगा, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की आपसे डोमेन और रेंज पूछूं तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सर कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सर मैं -∞ से +∞ तक रीड कर पा रहा हूँ, तो डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स। बट रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? रेंज के बारे में क्या ख्याल है? सर रेंज मेरे ख्याल से एक ही वैल्यू, आप वाई एक्सिस पे देखो, आप एक ही वैल्यू रीड कर रहे हो, कौन सी 7, तो रेंज वही होगी जो वैल्यू आप ले रहे हो, जो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू है, तो वही वैल्यू होगी। इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन स्टूडेंट्स बिहेव करते हैं, है ना। एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है क्लास? आइडेंटिटी फंक्शन भी बड़ा सॉर्टेड सा और सिंपल सा फंक्शन है क्लास। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। यानी 1 1 0 0 1.1 1.1 2.2 2.2 -2.2 -2.2 ऐसा हमेशा सेम वैल्यू ही चलेंगी।
यानी अगर 0 है तो y भी 0, अगर x 1 है तो y भी 1, x 2 है तो y भी 2। ऐसा आप हमेशा याद रखिए। अगर x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1, x माइनस 1.5 है तो y भी माइनस 1.5, इवन x अंडर 3 है तो y भी अंडर 3। तो पॉली मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन इज लाइक एक स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हो y इज इक्वल्स टू x। ऑब्वियसली y और x सेम है, या फिर आप इसे लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो पहली बात, अगर मैं इसके ग्राफ को देखूँ तो सर वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका डोमेन क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स? इसका डोमेन आप कहेंगे सर ऑल द रियल नंबर्स, है ना। इसका डोमेन आप क्या बोलेंगे कि सर डोमेन जो है वो x सारी रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करता है। और रेंज के बारे में क्या ख्याल है? सर रेंज भी सारे रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ऑब्वियसली सारे रियल नंबर्स होंगे। मतलब आप याद रखिएगा, ये आर रेंज वाला है और ये आर रियल नंबर वाला है। प्लीज़ बाइफर्केशन को याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइडेंटिटी फंक्शन भी समझ आया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या कह रहा है? रैशनल फंक्शन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। एक बार ये तीनों चीज़ें आप पढ़िए, फिर हम इन्हें डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। तो ट्राई करिए खुद से। चलिए स्टूडेंट्स, रैशनल फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसे हमने देखा है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शंस हैं। बस एक ही चीज़ इंश्योर करते हैं कि हम जी ऑफ एक्स को कभी भी जीरो होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो हुआ तो डोमेन में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो ना हो। बस ये कंडीशन फुलफिल करिए। इरैशनल फंक्शन कैसे होंगे क्लास? अगर इनकी पावर ऐसी है नॉन इंटीग्रल, तो हमेशा वो इरैशनल फंक्शंस में कन्वर्ट होने लगेंगे, मतलब हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आने लगेंगे। रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या होते हैं क्लास? जैसे ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जा रही है, और ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे x का जीरो होना अफोर्ड हम नहीं कर सकते। ये बेसिक से स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? पीस वाइज फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे ये एब्सोल्यूट, मतलब ये ब्रेक हो जाते हैं, ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स को आप दो तरीकों से डिफाइन करते हो। आप कहते हो सर एक्स होता है जब तक एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स होता है जैसे ही एक्स नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है या जीरो है, तब आप कहते हो। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन चूंकि मॉड फंक्शन है और ये एक इवन फंक्शन है, तो वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, और ऑब्वियसली जैसा ही इधर जा रहा है वैसे ही इधर जा रहा है, मतलब चलता चला जाएगा। तो उस बेसिस पे आप वापस कहोगे कि सर एक्स एक्सिस पे मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ, पर वाई पे मैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कुछ नहीं मिल रहा है, कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन जीरो से इन्फिनिटी तक ग्राफ है। तो इस फंक्शन की आप डोमेन क्या कहेंगे क्लास? इस फंक्शन की जब आप डोमेन निकालेंगे तो आप बोलोगे सर कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यू है, तो आप कहोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑल द रियल नंबर्स के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपसे इस फंक्शन की कोई रेंज पूछता है, तो रेंज क्या होगी क्लास? सर रेंज में ना मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, मुझे जीरो और जीरो से आगे कुछ मिल रहा है, तो मैं कहूँगा उस केस में सर जो रेंज है वो है जीरो से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो। आई होप ये बड़ी आसान सी बातें हैं जो आपको समझ आ रही हैं। अगर पीस वाइज फंक्शन में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स। इसमें से ये दो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत 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 ज़रूरी हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे जब भी आपसे कोई कहे कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो सर 5 से बड़ा है, तो आप निश्चिंत होकर दो रिजल्ट निकालिएगा। दो रिजल्ट ये कहिएगा कि सर अगर मॉड ऑफ एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब है कि x 5 से बड़ा है, या फिर x माइनस 5 से छोटा है। हमेशा ये बात ट्रू होती है। अब प्रूव करके चेक करके देख लीजिए ये ये ट्रू है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है, प्लीज़ वो रिजल्ट भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर कोई कहे लेट्स से कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो लेट्स से 7 से छोटा है, तो आप कहेंगे जो x होगा सर वो दो चीज़ों के बीच लाई करेगा, -7 से 7। अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ भी आप इक्वल लगा देते, सेम अगर यहाँ इक्वल होता तो यहाँ भी आप इक्वल लगा देते। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। और अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आएँ तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सिग्नम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन मॉड एक्स, बट उसको और स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाता है कि सर जब जब x ग्रेटर देन जीरो है तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स यानी 1, जब जब x लेस देन जीरो है तो हो जाएगा -x अपॉन एक्स यानी -1, और जब जब x जीरो है तो वो हो जाता है जीरो। तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह, लेकिन ब्रेक पार्ट्स में ब्रेक। मतलब सर x जब नेगेटिव है तो -1 होता है, x जब पॉजिटिव है तो 1 होता है, और जीरो पे वो जीरो होता है। तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स डोमेन क्या है? सर इस केस में भी डोमेन क्या होगी? डोमेन तो x की सारी रियल वैल्यूज़ ही होंगी ना, क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा ग्राफ रीड कर पा रहे हो, तो डोमेन होगा सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन सर रेंज क्या होगी? रेंज इस बार रिस्ट्रिक्टेड है, रेंज लिमिटेड है क्लास। अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज को लेके कहानी थोड़ी सी सॉर्टेड सी है। कैसी सॉर्टेड सी है कि सर तीन ही तो वैल्यू हैं, या तो सर -1 होता है, या 0 होता है, या +1 होता है। तो तीन ही वैल्यूज़ मिलती हैं सिग्नम फंक्शन में, तो वो क्या होंगी स्टूडेंट्स? -1, 0 या फिर +1। ये तीन वैल्यूज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, तो दिस इज़ दी रेंज जो उन्होंने भी आपके लिए लिख दी है।
अगर यहाँ तक समझ आ रहा है स्टूडेंट्स तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा ही शानदार सा फंक्शन है, बहुत मज़ेदार सा फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज लाइक कि जो भी नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हो उसके इक्वल या उससे छोटे सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कोई कि सर 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे 4.5 से छोटे सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन है, 4, तो आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल के कह देंगे 4। जैसे आपको कोई पूछे कि -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है, तो आप प्लीज़ इसे -3 मत कहिएगा, आप सोच के देखो ये आपका लिखा हुआ है -3.4। अब नंबर स्केल पे अगर मैं देखूं तो इस तरफ है -3 और इस तरफ है -4, और नंबर स्केल पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो आपको उससे छोटे इंटीजर मिलते हैं। तो -3.4 से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो होगा -4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। खबरदार अगर आपने 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 लिखा, मैंने क्या कहा, वो उसके इक्वल या उससे छोटे, तो 7 के इक्वल इंटीजर कौन है, 7, तो उससे छोटा कोई देखो ही मत, वो क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली अगर आपसे मैं -6 का पूछूं तो -6 खुद एक इंटीजर है, तो इसका आंसर होगा -6। आई होप ये कन्फ्यूजन आपको कुछ डायलेमा में नहीं डाल रही है। और अगर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो क्लास, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ बड़ा स्टैंडर्ड सा बड़ा बेसिक सा ग्राफ होगा जिसे आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, है ना। ये आपके कुछ इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, जैसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। सिमिलरली ये होगा 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा मैं प्रॉपर स्केलिंग से नहीं बना रहा हूँ, बट आई होप आपको समझ आ रही हैं बातें। सिमिलरली यहाँ पर भी चीज़ें कुछ ऐसी सी होंगी। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ क्लास कि जैसे सोचो, आप बात को समझो, आप 0, 0.1, 0.2, 0.3 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लोगे, 0। तो 0 से लेके 0.9 तक की वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा। लेकिन जैसे ये 1 होगा तो 1 से लेके 1.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 2 से 2.9 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होगा, और ये कहानी ऐसी चलती चली जाएगी। और यही सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट हो रही होगी अगर आप ध्यान से देखें। तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। ये मैं ओपन डॉट्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 पे ये 1 नहीं है, 1 पे ये 0 नहीं है, 1 पे 1 है। 2 पे ये 1 नहीं है, 2 पे 1 हो जा रहा है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन इंटीजर्स पे वैल्यूज़ अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी चेंज कर रहे हैं, है ना। इस बेसिस पे आप खुद देखो क्लास, अगर मैं इसका डोमेन देखूँ तो क्या ये फंक्शन कुछ ऐसी एक्स की वैल्यूज़ ले रहा है जहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मैं -∞ से +∞ तक एक्स एक्सिस पे इसके ग्राफ को रीड करूँ तो मुझे तो रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फंक्शन हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो मैं डोमेन कहूँगा सर -∞ से +∞ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज देखना चाहूँ स्टूडेंट्स, मैं इसकी रेंज देखना चाहूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब वो -∞ से +∞ तक जा रहा है। लेकिन इसमें रेंज अगर मैं देखूँ तो ये हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब सर देखो यहाँ कुछ है ही नहीं ग्राफ, तो ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो मैं कहूँगा सर इस फंक्शन की जो रेंज है वो है ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज़, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे इंटीजर्स लेता है, जिसे हम आई या जेड से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिटेल में समझ आया, उसकी डोमेन और रेंज भी आपको क्लियर हो रही है। अगर इतना क्लियर होता है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमारे पास एक और फंक्शन आता है विच इज़ नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है। ऐसा कहा जाता है क्लास कि किसी भी नंबर को उसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ 5.7, तो आप लिख सकते हो उसको 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और आप उसको लिख सकते हो 5.7 का फ्रैक्शन पार्ट। तो इस परिभाषा से 5.7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 5.7 का फ्रैक्शन पार्ट जो होगा वो होगा 5.7। और एल्जेब्रिकली मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, तो मेरे पास ये नंबर तो है 5.7, लेकिन क्या आपको याद है 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा क्लास, 5। तो जैसे ही 5.7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5.7 का फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन आता है क्लास 0.7। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं बात बड़ी आसान सी कह रहा हूँ कि अगर मुझसे सीधे सीधे पूछा होता है इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, तो मैं कहता ये क्या हमारा 0.7। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी आसान है सर? कहानी क्या सच में इतनी आसान है? मतलब क्या सच में अगर मैं आपसे पूछता -7.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, तो आपकी डेफिनेशन से क्या वो 0.3 होना चाहिए? जल्दी से चेक कर लेते हैं। किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, वो नंबर ले लीजिए और उसमें से उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसी नंबर का मतलब -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सबट्रैक्ट कर दीजिए। ज़रा सोच के देखिए क्लास, मैं निकालना चाह रहा हूँ -7.3 का फ्रैक्शन पार्ट, तो वो नंबर क्या है स्टूडेंट्स? वो नंबर है -7.3, और -7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 नहीं -8 होता है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा -8, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो -(-8 + 8) और ये हो जा रहा है -7.3,
और 8 में से अगर आप 7.3 सब्ट्रैक्ट करें, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.7, दिस इज गोइंग टू बी 0.7, सो दिस इज दी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -7.3। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो एग्जैक्ट 0.3 नहीं होता है, वो 0.7 होता है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और इसी बेसिस पे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का पूरा बेस बना हुआ है। अगर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन देखें तो हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करता है। अगर फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है, समझिएगा। ये होगा 0, ये होगा 0, फिर आपका कहीं जाके होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, और ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। सेम यहाँ पे होगा -1, सेम यहाँ पे होगा -2, और ऐसी कहानी फिर से चलती चली जाएगी। अब सोचो क्लास, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा, है ना। तो 0.1 की वैल्यू 0.1, 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1, 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2, 0.9 का फ्रैक्शन पार्ट 0.9। लेकिन जैसे आप 1 का फ्रैक्शन पार्ट लेंगे तो 1 का फ्रैक्शन पार्ट वापस क्या हो जाएगा 0, फिर 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट 0.1, 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2, और ऐसे करते करते 1.9 का फ्रैक्शन पार्ट 0.9। लेकिन जैसे ये 2 होगा तो 2 का फ्रैक्शन पार्ट फिर से 0। तो आर यू रियलाइजिंग एक पीरियोडिक फंक्शन है, बार बार सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, और सेम वैल्यू इधर भी चलेंगी। आप समझो, मैं कह रहा हूँ 0.9 का -0.9 का फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.1, -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट होगा 0.9, और जैसे ही वो 1 0 होने को आएगा उसका फ्रैक्शन पार्ट फिर से 0 हो जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी चल रही होगी और ये पीरियोडिक फंक्शन कुछ ऐसा सा बनेगा। क्या मैं इस बेसिस पे वापस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? आई थिंक कहानी बड़ी सुलझी हुई है। अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन निकालूँ, आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स समझ आए। मतलब ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है स्टूडेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं इससे, है ना। तो डोमेन अगर मैं निकालूँ तो सर डोमेन मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर पा रहे हो? मुझे लगता है सर कोई भी बात मुझे बॉदर नहीं कर रही है, मैं एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। मतलब एक्सिस पे किसी भी वैल्यू को लेने में कोई इशू नहीं है। तो मैं कहूँगा सर डोमेन जो है वो होगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सर रेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर रेंज के बारे में तो मुझे और चीज़ें सुलझी हुई दिख रही हैं। रेंज आप कैसे देखते हो? रेंज आप देखने के लिए वाई एक्सिस पे रीड करते हो। तो वाई एक्सिस पे अगर मैंने रीड किया तो सर ग्राफ मुझे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक में, यहाँ तो कुछ नहीं दिखा, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, बस यहाँ इस जोन में दिख रहा है, इस जोन में ही मुझे ग्राफ दिख रहा है। तो इस जोन में अगर मैं वाई एक्सिस पे ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे 0 से 1 तक दिख रहा है। बट आप मेरी अगर बात ध्यान से सुने तो मुझे 0 से 1 में दिख तो रहा है, लेकिन 1 पे कोई वैल्यू नहीं है सर, 1 पे ये वैल्यू नहीं है। मतलब वो 0 से 1 तक तो है, एक्सक्लूडिंग 1 पर मैं कौन सा ब्रैकेट यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स? 1 पर हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट समझ आया, उसकी डोमेन और रेंज समझ आई। तो अगर मैं डेफिनेशन समझना चाहूँ तो वो यही कह रहा है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट इज़ द नंबर माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वही बात कि उसका डोमेन जो होता है वो तो ऑल द रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन रेंज 0 से 1 होती है। 0 पर आप क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे क्या कहानी है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आगे आपके कहानी है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये वही एक सिंपल सा फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसी तरह लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। इसे आप इजीली समझ सकते हैं, सो चिंता मत करना। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, द फंक्शन विच इज़ नॉट एल्जेब्रिक इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप इसे खुद से समझ सकते हैं। व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल मतलब ए की पावर कुछ रेस की जाए। अगर ए को किसी पावर तक रेस की जाए, मतलब मान लो मैं 3 की पावर x बना रहा हूँ, तो ये मान लो एक हमारा फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कैसा बनेगा? सर जितनी ज़्यादा पावर बढ़ाओगे उतना बढ़ता चला जाएगा, तो ये फंक्शन ऐसा बनेगा। ये फंक्शन ऐसा इसलिए बनेगा स्टूडेंट्स क्योंकि 3 की नेगेटिव पावर भी रखोगे तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, और ये फंक्शन हमेशा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक अनहेजिटेटिंगली एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप y एक्सिस पे देखोगे तो -इन्फिनिटी से 0 तक, y एक्सिस पे -इन्फिनिटी से 0 तक कुछ नहीं मिलेगा। इवन 0 भी तब होता है जब x बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है 0 से इन्फिनिटी तक। 0 पर भी मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, है ना। तो ये है आपका a⁴x वाले फंक्शन का ग्राफ, जहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, -3 + 3 माइनस नहीं, हम a हमेशा 0 से बड़ा रखेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि इसमें एक और कंडीशन है कि ये जो a है वो हमेशा 0 से बड़ा हो। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, है ना। और हम एक और चीज़ इंश्योर करेंगे कि a जो है वो कभी भी 1 ना हो। इसके पीछे एक लंबी कहानी जो अगर आप खुद से बैठ के सोचे तो आप वर्कआउट कर सकते हैं कि a 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए और a 1 क्यों नहीं होना चाहिए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स, कि a जो है अगर वो 0 से 1 के बीच हुआ तो ग्राफ इन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। मतलब अगर आपका a जो होता, अगर a जो होता वो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 0.3 होता, यानी अगर a जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो उस केस में ग्राफ फिर ऐसा नहीं होता है, वो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखिए। एनीवे हम एक बात तो हमेशा कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंक्शन को देख के मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस फंक्शन का भी जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का भी जो डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही होगा। मतलब डोमेन सारी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट इस फंक्शन की अगर मैं रेंज निकालूँ तो नेगेटिव वैल्यू पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, वो 0 से ऊपर होता है। तो रेंज हमेशा याद रखिएगा, तो इस फंक्शन की रेंज होगी स्टूडेंट्स, वो रेंज क्या होगी, वो रेंज होगी सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 0 से इन्फिनिटी। और 0 इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं सर, ये 0 को अप्रोच करता है लेकिन 0 नहीं होता है, तो ये बात भी याद रखिएगा क्लास। यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपने समझा, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x, दो कंडीशन के साथ कि a हमेशा पॉजिटिव, a 1 ना हो। दूसरी बात, इसके जो डोमेन है वो तो ऑल द रियल नंबर्स हैं, बट जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक ही होती है, और ये हमेशा एक 1 इंटू फंक्शन है, मतलब इसका कोडोमेन वो कहते हैं R है, इसलिए वो इंटू हो जाता है, मतलब उसमें और एलिमेंट्स छूट जाते हैं, पर ये 1 तो है। मतलब आप देखो 1 कैसे चेक करते हो आप, 1 चेक करने के लिए आप देख लो y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 है। जैसे अगर एक sin x का मैं ग्राफ बनाऊँ, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, sin x का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है ना। और अगर मुझे ये चेक करना है कि ये 1 है या नहीं, तो इसको 1 कैसे चेक करेंगे क्लास, अगेन आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो देखो मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो अगर ये मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर ये 1 नहीं है, फिर ये मैनी 1 है ना। एक तरीका है ग्राफ देख के पता करने का कि 1 या मैनी 1 है या नहीं। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक के सारे फंक्शन समझ आए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, तो a टू द पावर x को ही कन्वर्ट किया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉग की भी प्रॉपर्टी इसी बहाने डिस्कस कर लेते हैं, ऑल्दो हमने क्वाड्रेटिक और लॉगरिथम पढ़ते वक्त डिस्कस किया था, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि अगर मुझे लिख के दे रहा है कोई a टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो यहीं से आपका लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है। ऑल्दो मैं इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे सोच लो थोड़ी देर के लिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो यहाँ पे लिखा होता है बेस a। अब यहाँ पे कहानी ये होती है क्लास, कहानी ये होती है कि लॉग का ओरिजिन ही इस बेसिस पे हुआ है कि सर अगर आप a को पावर y तक रेस करोगे सो दैट विल रिजल्ट इनटू x, मतलब इसका मतलब होता है a टू द पावर y इज इक्वल टू x। तो टेक्निकली ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक्सटेंशन है, बट जैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। कहानी वही सॉर्टेड सी है, बट लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। ये तब बनेगा स्टूडेंट्स जब आपका जो बेस है, वो ग्रेटर देन 1 है, और इसी का इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसी का अपसाइड डाउन हो जाएगा, यानी ग्राफ आपका जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, जो ग्राफ है आपका वो कुछ ऐसा बनेगा अगर आपका जो बेस है वापस वो 0 से 1 के बीच है। और अगेन अगर मैं डोमेन सोचने की कोशिश करूँ तो log x का डोमेन अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखूँ तो सर अब x एक्सिस पे 0 के इस तरफ ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप यहाँ भी देखें तो x एक्सिस के इस तरफ ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं ग्राफ देख के स्टूडेंट्स डोमेन निकालूँ तो मैं डोमेन कहूँगा स्टूडेंट्स की ऑल द रियल नंबर्स, नहीं ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज़। तो x जो है वो बिलोंग करता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को, x 0 भी नहीं हो सकता। आप सोचो 0 कहाँ हो रहा है, 0 को टच ही नहीं कर रहा है, उस तरफ अप्रोच कर रहा है। और अगर मैं आपसे रेंज समझाने की कोशिश करूँ तो रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, रेंज सब है, रेंज में सब है सर, माइनस इन्फिनिटी से चलता चला जा रहा है ग्राफ और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज में सारी वैल्यूज़ है, मतलब रेंज बिलोंग करता है सारी रियल वैल्यूज़ को। ये a 0 से 1 है तब भी सही बात है, और जब a 0 से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है सॉरी, तब भी यही बात है। आई होप आपको इसका ग्राफ समझते आ रहा है, और ग्राफ देख के आप ये सारे सिनेरियोज बहुत ईजीली समझ पा रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं समझना चाहूँ लॉगरिथमिक फंक्शन तो वो ऐसे लिखा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a। अगेन एक कंडीशन है कि a जो है आपका बेस वो 0 से बड़ा होगा, दूसरी बात a 1 नहीं होगा, तीसरी बात ये जो x है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, उसने यहाँ पर यही लिखा है। तो हमेशा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका डोमेन जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा 0 से इन्फिनिटी, और रेंज हमेशा जो होती है वो ऑल द रियल नंबर्स। ये भी एक 1 इंटू फंक्शन है। 1 क्यों, क्योंकि अगर आप x एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आई होप ये बातें सेल्फ अंडरस्टैंडेबल हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जो आपके ब्रेन में बहुत इजीली डाइजेस्ट हो रही हैं, और यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्लास। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बड़े इंटरेस्टिंग से फंक्शन है। जैसे एक हमारा होता है साइन फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आप साइन फंक्शन का ग्राफ ध्यान से देखें तो सर एक्स एक्सिस पे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर जो डोमेन है वो तो ऑल द रियल नंबर्स हैं, बट आप रेंज देखो क्लास, y एक्सिस पे वो लिमिटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, -1 से 1 तक। आपको दिख रहा है उसका ग्राफ -1 से 1 के बीच ही ऑस्किलेट हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि सर इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है सर वो तो थोड़ी लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो ये कहानी है आपके साइन एक्स फंक्शन की, है ना, यही बेसिक सी बात वो वहाँ लिख रहा है। सेम कहानी है कॉस एक्स की, बस कॉस एक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। कॉस एक्स कैसे शिफ्ट हो जाता है क्लास, जब आप कॉस में देखेंगे तो जो साइन 0 पे 0 होता है, इस बार कॉस 0 पे 1 हो जाता है ना। वही सेम कहानी, वही सेम स्टोरी कि इसका भी जो रेंज होगा, इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो भी -1 से 1। सेम एग्जैक्ट सेम स्टोरी स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा।
अगर यहाँ तक समझ आए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आपका ग्राफ है कौन से फंक्शन का, 10x का। 10x पे एक बात कहानी याद रखिएगा कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। बाय द वे सारे मेनी वन फंक्शन है स्टूडेंट्स। मेनी वन क्यों? क्योंकि आप देखो x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की आपको सेम वैल्यू मिलेगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। इसके अलावा एक और ख़ास बात कि 10 90 डिग्री इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 10 -90 भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और 10 0 0 होता है। सेम कहानी वापस से रिपीट होती है और सेम कहानी बार बार रिपीट होती चली जाती है। तो 10 के साथ कहानी बड़ी सॉर्टेड है। 10 के साथ कहानी ये सॉर्टेड है सर कि डोमेन में सब कुछ आ जाता है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये होगी कि सर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट तो कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पे ही इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होने लगा। कहाँ कहाँ हो रहा है क्लास? जैसे मुझे यहाँ फंक्शन नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ नहीं दिख रहा है इसका ग्राफ, फिर यहाँ पे भी वैनिश होता नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी ये नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड नहीं है। मतलब मैं डोमेन में कहूँगा कि सर ये x की सारी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, लेकिन इसमें से आप वो वैल्यूज हटा दोगे जो कि क्या है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। और ऑड नंबर्स को आप कैसे बताते हो? 2n+1, जहाँ पे n क्या है? कोई भी एक इंटीजर है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। और रेंज क्या है क्लास? रेंज में तो सर सब चल रहा है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ देख रहा हूँ, तो रेंज होगी इसकी हमेशा ऑल द रियल नंबर्स। क्या आपको 10x के ग्राफ के थ्रू 10x की डोमेन और रेंज याद रहेगी स्टूडेंट्स? और अगर यहाँ तक समझ आता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो साइन इन्वर्स x जैसा हमने देखा था, आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो ग्राफ होता है साइन x और साइन इन्वर्स x का, वो एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वाइज एक्स लाइन। मैंने थोड़ा ओवरलैप करके बना दिया था, बट इन्होंने उन वैल्यूज़ को बहुत प्रिसाइजली लिया है, बहुत प्रिसीजन के साथ लिया है, और उन्हें एग्जैक्टली आपको शो किया है कि कैसा बनेगा, है ना। तो एनीवे आप उसको याद नहीं भी रख पाएँ, तो पहली बात तो ये कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आप जाएंगे तो पहले आप उनको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं होते, वो मेनी वन होते हैं, है ना। दूसरी बात, जब आप साइन इन्वर्स x बनाने जा रहे हो तो आपको उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को तो रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन x का जो रेंज था वो साइन इन्वर्स x का डोमेन है। साइन x का रेंज क्या था? -1 से 1, तो साइन इन्वर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। लेकिन साइन x का जो डोमेन था, जो कि था ऑल द रियल वैल्यूज़, वो मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा -π/2 से π/2, क्योंकि यहाँ पर वो बन जाएगी रेंज, है ना। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले आप याद रखिएगा कि जो डोमेन है वो -1 से 1 और रेंज -π/2 से π/2। सेम कॉस इन्वर्स x में चीज़ें थोड़ी सी और बदल जाएंगी। डोमेन तो -1 से 1 ही रहेगा, लेकिन इस बार -π/2 से π/2 के बजाय मैं उसको बना लूँगा 0 से π/2। आप ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ बदल दी गई हैं। वेल डोंट वरी, मैं अगर cos x का ग्राफ मोटा मोटा समझाऊँ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है ये ग्राफ, बहुत सिंपल सा है क्लास, याद रखिएगा। मैं ऐसे बना देता हूँ उसे, ध्यान से सुनिए। आप ऐसे समझो, अगर आपको cos x का ग्राफ आता है तो आप cos इन्वर्स x का ग्राफ बना सकते हैं। बताओ cos x का ग्राफ क्या होता है? सर cos x का ग्राफ कुछ तो ऐसा सा होता है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 0 से पाई के बीच लेता हूँ। मतलब 0 से पाई के बीच लेने का मतलब है सर ये 0 है और ये पाई है, मतलब हम यहाँ से उठाते हैं उसे। कहाँ से उठाएंगे? हम ये वाला जोन उठाएंगे, हम ये और ये उठाएंगे, और इससे हम इन्वर्स कर देंगे, इसकी हम इमेज बना देंगे। तो जब आप cos इन्वर्स x का ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आप प्लॉट करने वाले हैं cos इन्वर्स x, है ना। तो cos इन्वर्स x में सबसे पहली कहानी तो ये कि जो एंगल हुआ करते थे वो वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? -1 से 1। और जो वैल्यू हुआ करती थी वो अब एंगल हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगी 0 से पाई। तो ये 0, यहाँ कहीं π/2 और यहाँ कहीं पाई, है ना, और भी ऊपर जा रहा होगा। अब इसका ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है क्लास? पाई पे होता है 0, है ना। मतलब 0 है, ये π/2 है, और ये लेट्स से पाई है। तो पाई पे कॉस क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई पे कॉस होता है -1, तो ये यहाँ कहीं होगा। π/2 पे 0 और ये यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। आप याद रखिएगा, ऐसा ही कुछ उन्होंने बनाया है नहीं, उन्होंने कुछ और बनाया, बट आप हमेशा याद रखिए कि cos इन्वर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है। चलिए, अगर आपको यहाँ तक कहानी समझ आई तो सिमिलरली tan इन्वर्स x जो ऐसा कुछ बन रहा था, आई होप यू आर रियलाइजिंग tan इन्वर्स x कैसा बन जाएगा? tan इन्वर्स x कुछ ऐसा बन जाएगा। अगेन कहानी वही है। कहानी वही क्यों है कि सर देखो ये वही π/2 और -π/2 हो जाएंगे, क्योंकि वो अब एंगल नहीं, वो अब रेंज में आ गए हैं, और वापस -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फंक्शन चलेगा। तो अगर डोमेन की बात करूँ तो ऑल द रियल नंबर्स, बट रेंज जो होगी वो -π/2 से π/2 ही होगी। वरना अगर ये चीज़ बार बार रिपीट हो गई होती सोचो, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन का ही वायलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि x की सिंगल वैल्यू के लिए y की मल्टीपल वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ऐसा फंक्शन थोड़ी होता है। इसीलिए हम इसे बाइजेक्टिव बनाते हैं, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको रीडिफाइन किया जा सके, वरना वो फंक्शन की डेफिनेशन का ही वायलेशन करने लगते हैं। चलिए, फिर वो कह रहा है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, मतलब नेचर ऑफ अ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ अ फंक्शन का मतलब होता है कि सर अगर x की जगह -x रखें और -f(x) आ जाए तो वो होता है ऑड फंक्शन, और x की जगह -x रखने पे f(x) ही आ जाए तो वो होता है इवन फंक्शन। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा टेस्ट है, और हमेशा याद रखिए कोई भी फंक्शन सिर्फ इवन या ऑड नहीं होता है। मतलब हो भी सकता है इवन है, वो हो भी सकता है ऑड हो, या फिर हो भी सकता है वो ना इवन हो ना ऑड हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई फंक्शन इवन ही होगा या ऑड ही होगा,
है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं क्लास, इसे याद ना भी रख पाओ तो डरो मत, इसे आप बना के देख लेना, मतलब जो भी केस आए वहाँ पे एक्स की जगह -x रख के देख लेना, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि किसी भी फंक्शन को आप एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम सीख लेंगे कैसे लिखते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। जीरो फंक्शन इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है, क्योंकि आप -x रख ही नहीं सकते ना, यहाँ पे x है ही नहीं, तो -x मान लो रखा तो वो जीरो ही है, और +x रखा तो भी वो -x बन रहा है, तो वो इवन और ऑड दोनों की डेफिनेशन फुलफिल करता है ना। एक और बात, अगर कोई ऑड फंक्शन है तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है, और अगर कोई इवन फंक्शन है जैसे मॉड x एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो हमेशा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। जैसे एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर कैसा बनता है, कुछ ऐसा। अगर मैं देखूँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन आप खुद से पढ़िए एक बार, फिर हम इसे पढ़ के साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन को खुद से पढ़ा। चलिए इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया, साइन एक्स एक फंक्शन था, कॉस एक फंक्शन था, हमारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो था ये पीरियोडिक फंक्शन थे, क्योंकि एक पीरियड के बाद ही अपना पैटर्न रिपीट कर रहे थे। इनके ग्राफ में ही आपने देखा होगा सेम वैल्यू चलती चली जा रही थी, यानी एक डोमेन के बाद वो सेम वैल्यू रिपीट करते हैं, तो ऐसे फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक। अगर मैं और डेफिनेशन वाइज समझाऊँ तो f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल वैल्यू, जिसको ऐड करने पर वापस फंक्शन अपनी सेम वैल्यू रिपीट करता है, जैसे साइन में 2π। तो चलते आगे बढ़ते हैं। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ यू जो t होती है, जिसके लिए ऐड करने पर वो फंक्शन सेम वैल्यू जनरेट करता है, हम ऐसी वैल्यू को इसका पीरियड कहते हैं। चलिए, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं स्टूडेंट्स, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनिएगा। अगर f(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है तो f(x) में कुछ ऐड कर दें, f(x) के अंदर कुछ ऐड कर दें, या f(x) में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, या f(x) में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब यहाँ पर मैं x में कुछ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर f(x) में से मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सारे फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन ही बने रहेंगे और इनका पीरियड भी t रहेगा, बशर्ते एक छोटा सा चेंज। अगर मैं f(x) के अंदर x के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस फंक्शन का पीरियड t डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ c हो जाएगा। ऐसे समझो स्टूडेंट, जैसे मान लो साइन x एक फंक्शन है, आप देखो साइन x का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब इसके बाद वो फिर रिपीट करता है, इसके बाद इस वैल्यू के बाद वो खुद को फिर रिपीट करता है, मतलब साइन एक्स 0 से 2π तक सेम होता है, फिर 2π से 4π तक सेम होता है, फिर 4π से 6π, मतलब -2π से 0 तक सेम, यानी कि साइन एक्स फंक्शन का अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो वो होता है 2π। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे अलग अलग वेरिएशंस में आपको देता हूँ, जैसे मान लो कोई कहे कि सर 3 sin x का पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 sin x का पीरियड भी 2π होगा। कोई कहे सर 3 + 2 sin x का पीरियड क्या होगा, तो भी आप कहेंगे वो 2π ही होगा। नॉट जस्ट दैट, कोई ऐसा भी कहे कि 2 sin x sin x प्लस लेट्स से 30 डिग्री का भी पीरियड क्या होगा, तो भी आप वो कहेंगे 2π ही होगा। द ओनली चेंज विल हैपन जब आप इस x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मैं आपसे पूछता कि सर साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो सर साइन 2x का पीरियड चेंज हो जाएगा, x को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो आप एक बात ध्यान से रखिए, साइन x का पीरियड हुआ था 2π, तो x को जिससे मल्टीप्लाई किया उसका मॉड यानी 2 के मॉड से, यानी 2π को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा पाई, यानी जितना टाइम्स x हो जाता है उसका उतना इन्वर्स रेसिप्रोकल वैल्यू उसका डिवाइड हो जाता है। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगर f(x) पीरियोडिक फंक्शन है t1 पीरियड के साथ और g(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है t2 के साथ, तो f(x) प्लस माइनस g(x) भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। किस पीरियड के साथ, LCM ऑफ t1 एंड t2। मतलब लेट्स से f(x) किसी वैल्यू के बाद अपने हमको रिपीट कर रहा है, g(x) भी कर रहा है, तो f(x) प्लस g(x) भी रिपीट करेगा, लेकिन वो t1 और t2 के LCM पे रिपीट करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। आई थिंक आगे वो कह रहा है f(x) अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है पीरियड t, g(x) पीरियोडिक फंक्शन है, g(x) इज एनी फंक्शन, तो आप याद रखिएगा कि जो रेंज होती है f की वो डोमेन ऑफ g है, देन g(x) इज ऑल्सो पीरियोडिक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर दूंगा, सो डोंट वरी, हम इस चीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पीरियोडिक फंक्शंस की बात है कि स्टैंडर्ड फंक्शंस के पीरियड्स क्या होते हैं, तो आप इस टेबल को समझ लीजिए, इसे आराम से देख लीजिए और आप पीरियोडिक फंक्शन समझ सकते हैं। तो फाइनली हम हमारे पार्ट पर आते हैं, जब हम कुछ ज़रूरी, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ खास क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम फंक्शंस की और ज़्यादा डिटेल्स को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास क्वेश्चंस के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस फंक्शन की हमसे डोमेन निकालने को कहा गया है। एज़ यूजुअल मैं पहले स्क्रीन के सामने से हटूंगा, अब क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम सोल्यूशन साथ में डिस्कस करेंगे।
आई होप क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो पूछ रहे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब इस फंक्शन के डोमेन के लिए बस एक ही प्रॉब्लम है सर कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए मतलब सर आपने जो ये ले लिया है, क्या ले लिया है सर, ये जो है साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस π/6, ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए सर। ठीक है सर, अच्छी बात है, ऐसा चलेगा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं दोनों तरफ -π/6 कर रहा हूँ। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन रियली सॉरी, यस बिल्कुल सही। तो आप ये कहना चाह रहे हो सर कि साइन इनवर्स जो 2x है, साइन इनवर्स ऑफ जो 2x है सर, वो जो है -π/6 से बड़ा होना चाहिए। और एनीवे हमें पता है साइन इनवर्स x का ग्राफ आपने देखा होगा। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है क्लास, वो हमेशा -π/2 से π/2 के लिए होता है। मतलब अगर मैं उसकी रेंज की बात करूँ तो आपको पता है ना, वो -π/2 से π/2 तक ही एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं कहूँगा कि सर अगर -π/6 से बड़ा है तो एक और बात आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा π/2 से छोटी भी हो। ये बात आपको हमेशा इंश्योर करनी पड़ेगी। और एनीवे -π/6 -π/2 से तो बड़ा ही है नेगेटिवली, तो राइट। तो ये -π/6 इसकी लोअर एक्सट्रीम होगी, -π/2 तक नहीं जाएंगे क्योंकि उस केस में तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑक्यूपाई करने लगेगा। चलो, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ। अगर मैंने दोनों तरफ साइन वैल्यू ली तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। मैं ले रहा हूँ साइन ऑफ -π/6, है ना। तो मैं अगर दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ साइन ऑफ π/6 इस तरफ, लेकिन वो -π/6 है और हमें पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जब यहाँ पे आप साइन ले रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू पर ही ले रहे हैं क्योंकि वो दोनों उसी के अंदर है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x विल बी जस्ट 2x। और इस तरफ जो आपका बच रहा है वो क्या है क्लास, साइन ऑफ π/2, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ π/2। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी नहीं है। क्या आप जानते हैं π/2 यानी क्या, 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो मैं कहूँगा ये होता है -1/2, है ना। यहाँ पे आपके सामने क्लियरली 2x लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री आई होप यू ऑल नो दैट इज़ 1। मैं काम करता हूँ, पूरी इक्वेशन को +2 से डिवाइड करता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी -1/4, दिस इज गोइंग टू बी x एंड दिस विल बी 1/2। तो कहना है इसमें मैं फाइनली वर्कआउट कर पा रहा हूँ कि x की जो वैल्यू होगी वो -1/4 से +1/2 के बीच में होगी। और इस बेसिस पे हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन, इसकी अप्रोच और ये पूरा सोल्यूशन समझ आए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करना है, इन फंक्शंस को कैसे सोचना है। एक ट्रिकी पार्ट ये कि आप ये सोच पा रहे हैं या नहीं, और फाइनली ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं नहीं कि ये जो चीज़ है 0 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। बस इस बेसिस पे आप इजीली इस आंसर को फिगर आउट कर लेंगे। चलिए, विद दैट लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन डोमेन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किया, अब हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात पता है क्लास कि जब f(x) अपॉन g(x) मतलब अगर डोमेन में कुछ आने लगे तो प्रॉब्लम ये होती है डोमेन वाली बात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वो आई एम रियली सॉरी, डिनोमिनेटर में जब चीज़ें आने लगे तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर का जीरो होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो डिनोमिनेटर में तो है ही सर, और वो अंडर रूट के अंदर भी है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। मतलब जो आपने डिनोमिनेटर में लिख रखा है, यानी जो अंदर लिख रखा है क्या, मॉड ऑफ x माइनस एक्स, सर आपको इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमेशा ग्रेटर देन जीरो। पहली बात तो लेस देन जीरो हम नहीं रख सकते क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। दूसरी बात, हम इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते क्योंकि अगर ये जीरो होता अंडर रूट जीरो जीरो तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक वर्स्ट सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो, वर्स्ट नहीं बेस्ट फैक्ट सिनेरियो निकल के आता है कि आपको ऐसा तो मिनिमम रखना ही होगा। तो फाइनली मैं कहूँगा कि सर मॉड ऑफ x जो होगा वो x से बड़ा होगा। अब आप सोचो कि किसी नंबर का मॉड उसी से कब बड़ा होता है, सर वो तब बड़ा होता है जब x नेगेटिव होता है। आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप सोच के देखो। आप ऐसे समझो, अगर आप -5 का मॉड लोगे तो x क्या है -5, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा 5। तो हाँ सर, मॉड ऑफ x से बड़ा है x की नेगेटिव वैल्यू के लिए। क्या है, जीरो के लिए भी ट्रू होता है सर। अगर x जीरो होता, सर अगर x जीरो होता तो मॉड ऑफ x जीरो ही होता, तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं होता है सर। दूसरी बात, अगर x आप 3 ले लेते तो मॉड ऑफ x क्या होता 3, तो क्या 3 से बड़ा है, नहीं। लेकिन ये बात यहाँ ट्रू है। मतलब मैं कह सकता हूँ जब आपसे कोई कहे कि मॉड ऑफ x x से बड़ा है तो आप बेशक कंक्लूड करिए कि जो x है वो 0 से छोटा है। ये सब तभी ट्रू होगा। तो आप बेशक कहिए कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है 0 से छोटी सारी वैल्यूज़, और 0 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। आई होप एक क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया, लेकिन इसमें एक ट्रिकी पार्ट था। ट्रिकी पार्ट ये था कि क्या आप इसको क्रैक कर पाएंगे। तो इसको देखिए घबराना मत कि सर ये कैसे सोचेंगे कि मॉड ऑफ x से बड़ा है या नहीं। तो बड़ी आसान सी बात है क्लास, सोच के देख लो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो। एक बार x को पॉजिटिव रख लो, एक बार x को नेगेटिव रख लो। जब x को पॉजिटिव रखोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, 1 ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन जब x को आप नेगेटिव रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको दिखने लगेगा। तो बस इतनी सी बात है, बहुत ईजीली आप क्रैक कर लेंगे, है ना। तो आप याद रखिए, और कुछ ना हो तो हमेशा कुछ
सैम्पल वैल्यूज़ पे ट्राई करो। सैम्पल वैल्यूज़ पे ट्राई करोगे तो और इजीली आपको दिखाई देगा कि हाँ ऐसा कुछ सोचना है। अगर ये क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। वो कह रहा है एफ ऑफ आर फ्रॉम आर टू आर, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्वियसली हमेशा क्या होता है डोमेन, और ये आपका होता है कोडोमेन। एक फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। जब भी ऐसा कुछ दिया जाए ना तो सोचना कि ये शायद पीरियोडिक फंक्शन बन सकता है, पर ये शायद थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको पीरियोडिक बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं x को x प्लस टू से रिप्लेस करता हूँ। अगर मैंने x को x प्लस टू से रिप्लेस किया तो शायद बात बन जाए, देख लेते हैं क्लास। अगर मैं x को x प्लस टू से रिप्लेस करता हूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस टू, तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। आई होप आप कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। और जब यहाँ पे मैंने x को x प्लस टू से रिप्लेस किया तो हो जाएगा x प्लस टू प्लस थ्री, यानी हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव। मैं उसको यहाँ लिख ले रहा हूँ, है ना। और जब मैंने ऐसा चेंज किया तो यहाँ तो टू ही रहने वाला है। मतलब ये स्टेप कैसे आई? ये स्टेप आई जब मैंने x को x प्लस टू से रिप्लेस किया, है ना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आई बिलीव, और यहाँ तक आपको चीज़ें ईजिली समझ आ रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन वन और इसे कहता हूँ इक्वेशन टू, और अगर मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बहुत ध्यान से देखिए क्लास, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री कैंसिल्स एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो ये कितना बच रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस वन, है ना। और ये कितना बच रहा है? माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव। और इस तरफ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? उस तरफ टू माइनस टू, दैट इज़ क्लियरली नथिंग बट जीरो। तो चीज़ें कुछ ऐसी आपके सामने नज़र आ रही हैं। मैं काम करता हूँ क्लास, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव को उस तरफ लेके जाता हूँ। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव को उस तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव, राइट। अब सर क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या करना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा सोचना होगा कि क्या मैं इसको पीरियोडिक बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी जैसा कुछ लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स चाहिए तो मैं करता हूँ एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस। मैं क्या चेंजेस ला रहा हूँ क्लास? मैं एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ लिखूँगा एक्स माइनस वन, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो इस तरफ क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स। और इस तरफ x माइनस वन से रिप्लेस किया तो x माइनस वन, तो 5 माइनस वन 4, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस फोर। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद आई? स्टूडेंट्स याद करिए कि अगर मैं किसी फंक्शन को ऐसा लिख पा रहा हूँ, मैं किसी फंक्शन f ऑफ x को अगर लिख पाता हूँ f ऑफ x प्लस टी, तो आप कहते हो कि सर हाँ ये फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड t। इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स? इस फंक्शन का हम पीरियड कहते हैं t, है ना। ये बात आपको याद होगी। तो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स प्लस फोर लिख पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई कैन क्लेम दैट दिस इज क्लियरली अ पीरियोडिक फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एफ ऑफ एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ना सिर्फ ये एक पीरियोडिक फंक्शन है बट इस पीरियोडिक फंक्शन का हम पीरियड भी पता कर पा रहे हैं कि इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड जो है वो है 4। आई होप ये बात आप सबको दिख रही है। तो ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आई थिंक ऑप्शन ए और बी दोनों या ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता था, बट हमने जब पीरियोडिक फंक्शन देखा तो हमारा पीरियड निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स 4, यानी ऑप्शन डी आप मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ट्राई करिए इसे, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। जल्दी से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में आप ज़रा ध्यान से देखें तो आप हमेशा सोचिए कि जब साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स जैसी चीज़ें हैं तो आप याद करिए साइन 3x और कॉस 3x वाले फॉर्मूले हमारे काम आते हैं। कैसे? याद करिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? साइन 3x का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, कितना होता है? जल्दी से याद करिए। साइन 3x होता है, सोचिए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्या इसी बेसिस पर आप कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं? जल्दी से ट्राई करिए। मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि सेम कॉस 3x का फॉर्मूला लिखिए और उसके साथ एक छोटी सी चीज़ और ट्राई करिए। वो ये होगी स्टूडेंट्स कि आपको याद है हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, कैसे? अगर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, है ना, और इन दोनों फंक्शंस के अलग अलग पीरियड है, जैसे इसका पीरियड है t1 मान लो और इसका पीरियड है t2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा वो पीरियड कितना होता है स्टूडेंट्स? वो पीरियड होगा LCM ऑफ t1 एंड t2। बस यही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। तो मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की। बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस हैं, बस मैंने आपको जो हिंट दी थी वो अप्लाई करते, यानी जैसे साइन 3x का फॉर्मूला, ऐसे क्या हम cos 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? आई होप आपको cos 3x का फॉर्मूला भी याद है। वहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वहाँ पे ये वाला पार्ट पहले आ जाता है, तो वो लिखते हैं हम 4 cos क्यूब x, और इसे हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे -3 cos x, राइट। ये दो फॉर्मूले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स से डील करना है, और ऐसा करना है तो चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। सबसे पहला हिंट,
4 sin x को इधर लेकर आते हैं, 3 sin 3x को इधर ले जाते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगली स्टेप जो यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिखूंगा, 4 sin क्यूब x, है ना, इससे मैं किसके इक्वल रखूंगा, इसके। तो ये हो जाएगा 3 sin x और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन 3x। दिस विल बी माइनस साइन 3x। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आप 4 से डिवाइड कर दें, मतलब 4 अगर यहाँ से हटा दें, है ना, तो ये फाइनली ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाता है दिस डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली अगर मैं cos क्यूब x भी वर्कआउट करना चाहूँ तो सोच के देखो क्या हो जाएगा। मैं काम करता हूँ 3 cos x को इधर लाता हूँ, तो जैसे इधर लाता हूँ तो 4 cos क्यूब x क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब x विल बी रिटर्न एज cos 3x, तो रहेगा ही रहेगा, तो हम लिखेंगे इसे cos 3x। और अगर 3 cos x इधर लेकर आए तो ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 cos x। आई होप आपको एक और छोटी सी चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ से मैं अगर 4 हटाऊँ, अगर यहाँ से ये 4 हटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, मैं इस 4 को यहाँ पर ये डिवाइड कर दूंगा। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर है तो जो हमारा फंक्शन है अब वो क्यूब से हट के कुछ और बन गया, क्योंकि मैं इनके पीरियड्स जानता हूँ, मैं इनके पीरियड्स निकाल सकता हूँ, बट साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के पीरियड निकालना हमारे लिए मुश्किल है। तो इनको पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। हम बड़ी आसान सी चीज़ अप्लाई करेंगे। हम पहले तो निकालेंगे साइन क्यूब एक्स विच इज़ 3 sin x माइनस साइन 3x, है ना, दिस इज 3 sin x माइनस साइन 3x। हम लिखेंगे 3 sin x माइनस साइन 3x, है ना, और इसको ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो मैं अलग अलग 4 से डिवाइड, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना है उससे, आप ऐसे ही एक साथ भी लिख लो, मतलब वो बात वही रहेगी, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसको अलग ही लिख देता हूँ 3/4 और इसको मैं लिख देता हूँ 1/4, है ना। ये आपका साइन क्यूब एक्स है। एंड व्हाट वाज कॉस क्यूब एक्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कॉस क्यूब एक्स इज cos 3x प्लस 3 cos x, है ना, दिस इज cos 3x प्लस 3 cos x। सो दिस इज cos 3x प्लस 3 cos x, राइट। और अगेन यहाँ पर भी 4 से हम डिवाइड करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/4 एंड दिस इज 3/4 एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आपका f of x। अब एक बात समझो क्लास, f of x जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है वो 4 फंक्शंस के इक्वल है और इनके सब के अपने अपने अलग इंडिविजुअल पीरियड्स हैं। जैसे कि मैं इनके सब के अलग अलग इंडिविजुअल पीरियड्स की बात करूँ तो साइन x एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड होता है 2π, आई होप आपको पता है। cos x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका पीरियड भी होता है 2π, लेकिन प्रॉब्लम यह है सर कि साइन x का अगर पीरियड 2π होता है तो साइन 3x का पीरियड आप बता सकते हैं क्या, वो हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई 3, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। सिमिलरली cos 3x, cos x का पीरियड होता है 2π, तो cos 3x का पीरियड होगा 2π अपॉन 3। तो हमारे चारों हमारे फंक्शंस हैं। अगर मैं इसको अपॉन 1 में लिखूं और इसको भी अपॉन 1 में लिखूं तो ये हमारे चारों वैल्यूज़ हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। और इन चारों वैल्यूज़ का एलसीएम ही फाइनली हमारा आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इन चारों वैल्यूज़ का एलसीएम निकालने से पहले एक और छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। क्या आपको पता है अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं a/b और लेट्स से c/d और मैं चाह रहा हूँ इनका एलसीएम निकालना, अगर मैं चाह रहा हूँ इनका एलसीएम निकालना, तो क्या आपको फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालते आते हैं स्टूडेंट्स? जब आप फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालते हैं तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर्स का यानी a और c का, और इसको आप डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर्स के एचसीएफ से, यानी आप एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का जो कि होगा क्या, b और d का। बस ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा क्योंकि स्टूडेंट जनरली इसमें गलती कर देते हैं, है ना। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की तो आई थिंक चीज़ें मेरे लिए अब आसान है, क्योंकि अगर मैं सोचना चाहूँ 2π 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 तो 2π 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 चारों 2π का एलसीएम, मतलब इसका एलसीएम मैं कैसे लिखूंगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी वो सारे 2π ही हैं। आई होप आपको दिख रहा है। और 2π 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 का एलसीएम 2π ही होने वाला है, लेकिन मैं इसे डिवाइड करूंगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? इसको मैं डिवाइड करूंगा एचसीएफ से। किसके एचसीएफ से? 1 और 3 के। आई होप आपको दिख रहा है। तो मैं 2 बार मतलब 4 बार क्यों लिखूँ? ऐसे ही 2π भी मैं बेवकूफ़ हूँ जो 4 बार लिख रहा हूँ। आई होप आपको बात समझ आ रही है। सब जगह 2π 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 ही है तो उसे एक ही बार लिख लेते हैं, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख लिया है HCF 1331, तो 1 और 3 ही हैं, 2 ही इंस्टेंट नंबर है। और अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो एलसीएम ऑब्वियसली 2π 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 का क्या होगा? ऑब्वियसली आप 2π का एलसीएम निकाल रहे हो तो 2π ही होगा। और HCF क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, तो मेरे ख्याल से वो 1 ही है, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर 3 को डिवाइड तो कर सकता है बट 1 को नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसका HCF होगा 1, तो आंसर आएगा 2π। यानी ओवरऑल आपका जो ओवरऑल फंक्शन था, कौन सा फंक्शन क्लास? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसका जो पीरियड होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या आपको ये सोल्यूशन समझ आया? आई होप ये क्वेश्चन आसान सा था। हैड यू बीन अवेयर ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज़ कि साइन 3x क्या होता है और कॉस 3x क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा कि साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स दिखा क्वेश्चन में तो कोशिश करिए कि उसको साइन 3x और कॉस 3x के फॉर्मूले से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तभी जाकर आप ब्रेक कर पाएंगे। मतलब क्वेश्चंस बड़े आसान से और सिंपल से लगते हैं, मतलब लगता है कि सर पीरियड ही तो निकालना है, लेकिन आप बारीकियां अगर जानते हैं तो ही निकाल पाएंगे। पहले तो आपको उसको साइन 3x और कॉस 3x में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
फिर आपको ये सोचते आना चाहिए कि सर ये एलसीएम वाली प्रॉपर्टी होती है कि दो अलग अलग फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो उनके इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम आपको लेना होता है। फिर एक और छोटी सी बारीकी अप्लाई हो गई कि सर अगर आप फ्रैक्शंस के अगर एलसीएम ले रहे हो तो फ्रैक्शंस के एलसीएम में न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, है ना। तो बस ये कुछ छोटी सी स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टीज़ या बातें हैं जो आपको अप्लाई करनी थी। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करें। मैं आपसे इसलिए ट्राई करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बातें हमने की हैं। क्या बातें की हैं मैं आपको हिंट देता हूँ और आप खुद से ट्राई करेंगे। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, उसने उसका डोमेन भी डिफाइन कर दिया है, और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका ग्राफ रिफ्लेक्शन है इस ग्राफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या आपको याद आया कि अगर सर एक फंक्शन है कोई भी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उस फंक्शन का ग्राफ वाई इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है, मतलब वो जी ऑफ एक्स कुछ नहीं पूछ रहे हैं, जी ऑफ एक्स कुछ नहीं है, जी ऑफ एक्स एफ इनवर्स एक्स है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का अगर रिफ्लेक्शन में ढूंढ रहा हूँ इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में वाई इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब आप उसके इन्वर्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। तो आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इस फंक्शन का इन्वर्स पूछा जा रहा है। आई थिंक वो निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हम क्या कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, वो लिख रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बस आप x को y की टर्म्स में रिप्लेस कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे y, मतलब अंडर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट y, हो जाएगा -1 इज इक्वल टू x। फिर आप y को x से और x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और आई थिंक ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा, ऑप्शन है आपका डी। क्या आपको ये समझ आया कि ये क्वेश्चन कितना आसान सा था? पर आसान तब होगा अगेन जब आपको बेसिक्स पता होंगे। और बेसिक क्या है कि ग्राफ का रिफ्लेक्शन एफ ऑफ एक्स का वाई इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर आपको ये बात पता है कि सर इसका ये मतलब होता है कि आपको इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जेईई मेंस और एडवांस बहुत टफ एग्जाम नहीं है अगर आपको बारीकियाँ पता है, हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेम वही बात स्टूडेंट्स, वही सेम ऐसा क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और जी ऑफ एक्स है 2 ऑफ एक्स प्लस 5, तो जी इन्वर्स एक्स पूछ रहा है। आई होप यही क्वेश्चन सेम थॉट अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, वही जी इन्वर्स एक्स निकालना है। आई होप ये क्लियरली आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन भी मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई करें। इसमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से डील करने को कह रहा है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए। नहीं होता है तो एनी वे आई एम हियर, मैं इस वीडियो को पहले आप पॉज करेंगे और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे, बट एक बार प्लीज़ आप खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने सोचने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक हम बातें कर चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चीज़ें कैसे होती हैं। तुम खुद सोचो स्टूडेंट्स, ये होगा 1/2 यानी 0 पॉइंट समथिंग 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ये होगा 1/2 प्लस 1/100, 1/100 कितना छोटा नंबर है 0.01, और 1/2 0.5, 0.51, तो ये भी ऑब्वियसली 0 होने वाला है। मेरी एक बात समझो, ये जो सीरीज चलती चली जा रही है ना, चलती चली जाएगी, इवन ये भी बहुत छोटा सा नंबर होगा। आप सोचो 0.5 और ये होगा 0.02, तो 0.5 प्लस 0.02 कितना होगा 0.52। तो एक कहानी चलती चली जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट सोचो कहीं ना कहीं इस सीरीज में नंबर क्या आएगा, कहीं ना कहीं चलते 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 एक नंबर आएगा, वो क्या होगा 1/2 प्लस 50/100, क्योंकि ये कहानी कहाँ तक गई है स्टूडेंट्स, ये कहानी गई है 99/100 तक। चलो इस 50/100 पे क्या होगा, ये होने लगेगा, सुनो देखो इसके जस्ट पहले जो नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो रहा होगा 1/2 प्लस 49/100। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आके फाइनली हो रहा है 1/2 प्लस 1/2, है ना, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, मतलब यहाँ से कहानी बदलेगी। इसके पहले क्या रही होगी, सोचो 1/2 प्लस 49/100, ये 1/2 से छोटा है तो होता है 0.5, 0.5 में लेट्स से मैंने 0.49 भी ऐड किया तो हो जाएगा 0.98 या 0.99, और 0.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। मतलब इससे पहले के जितने भी ये सारे नंबर्स रहे होंगे इन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही रहेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 सब 0 रहेंगे। लेकिन यहाँ से 50/100 से जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना शुरू होगा वो 1 होगा, तो मुझे 50 मिलेगा। मतलब मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले नंबर की है ना, ये 50 होगा, फिर ये क्या रहेगा 51, फिर ये क्या रहेगा 52, और ये कहानी कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट्स, ये कहानी जा रही है 99 तक। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो इन शॉर्ट आप 50 से 99 तक के सारे नंबर ऐड कर रहे हो। आप सोच के देखो, आपने 50 भी इंक्लूड किया, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब सोच के देखो, अगर 50 से 100 तक के मैं नंबर्स ऐड करता तो कितने नंबर्स होते, 50 से 100 तक के नंबर, मतलब 51 से 100 तक होते 50, सुन रहे हैं आप, लेकिन 50 से 100 तक के कितने होते 51, लेकिन आप कहाँ तक ऐड करें 99 तक, तो ये वापस कितने होंगे 50, तो 51 में ऐड कर रहा हूँ। और जैसे आप 51 से ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 1 + 1 + 1 50 टाइम्स दैट्स 50। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ ईजी दिस क्वेश्चन वॉज? बट स्टूडेंट्स अगेन विल गेट कन्फ्यूज्ड कि सर ये कैसे सोचेंगे, मतलब ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है यही समझ नहीं आएगा। और
आप बहुत डायलेमा में चले जाओगे अगर आप ऐसे करके कुछ कुछ तिकड़म भिड़ाने लगे, बट आप सीधे सीधे सोचो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट छुपी होती है, बस वो हिंट आपको क्रैक करनी होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत लेंदी या डिफिकल्ट नहीं है, वो ट्रिकी हैं। और ट्रिकी क्यों हैं? क्योंकि वो बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है। अगर आपको फाउंडेशन क्लियर है कि चीज़ें कैसे होती हैं, ग्रेटेस्ट नीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है, अगर ये बात क्लियर है और यहाँ पर ही वो बात क्लिक कर गई, मतलब वो चमक गया कि क्या हो रहा है या कहाँ से चीज़ें बदल रही हैं, तो आप इजीली वर्कआउट कर लेंगे, है ना। यही बात यहाँ पर थी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि ये 50 के बाद से कैसे बदलेगा, है ना, क्योंकि 50/100 पे 1/2, 1/2 + 1/2 1, तो इस मोमेंट पे वो 1 बनेगा और इसके बाद अब 1.1, 1.2, 1.3 चलता चला जाएगा, तो यहाँ तक वो 1 के बियॉन्ड ही रहेगा। मतलब ऑब्वियसली ये 100/100 नहीं है, तब ये 1 पॉइंट कुछ होता, समझ रहे हो। 100/100 पे भी होता 1 और ये होता 1.5, मतलब 2 तो क्रॉस किया ही नहीं है। तो ये चिंता मत करना कि सर ग्रेटेस्ट नीजर 1 के से भी तो ज़्यादा हो सकता था, नहीं हो रहा है। आप लास्ट वैल्यू देखो, वो 1.5 तक भी जा नहीं पा रही है, 1.4.8 समथिंग कुछ है। तो एनीवे सब नंबर्स का ग्रेटेस्ट नीजर 1 ही होगा। और ऐसे आपने 50 नंबर्स देखे, क्योंकि 50 से 99 है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर 51 से 100 तक होते तो वो 50 होते, पर 100 भी नहीं है तो 49 है, और ये एक और नंबर है। तो ऐसे 51 से इन सारे नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट नीजर है वो 1 है, तो ऐसे 50 1 है, तो एक 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 ऐसा 50 बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइनली अब हम उस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं जब हम पिछले साल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास। फंक्शंस जो हमारा चैप्टर है उसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्लास। क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है वो, समझिएगा। वो कह रहा है डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, तो इस फंक्शन की आपसे डोमेन पूछी जा रही है। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि ये डिनोमिनेटर में है, मतलब 0 नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या चेक करनी होगी? आई होप आपको ये बात समझ आई कि 4 - x² जो आपने लिखा है सर, 4 - x² जो आपने लिखा है वो 0 नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। दूसरी बात, जो भी चीज़ लॉग के अंदर होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या है क्लास? लॉग के अंदर है x³ - x एंड शुड बी ग्रेटर देन 0। तो पहले इसी को वर्कआउट करते हैं क्लास। x³ - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप कह रहे हो सर x³ - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे x कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा क्लास? x² - 1 ग्रेटर देन 0। मैं इसको a² - b² वाली प्रॉपर्टी से स्प्लिट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा x - 1। आई होप आपने वेवी कर्व मेथड सीखी है। वेवी कर्व मेथड में आप इस अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग जोन में इसको डिवाइड करते हो। तो मुझे क्या क्या वैल्यू मिल रही है? +1, -1 और 0। तो एक मिल रहा है -1, एक मिल रहा है 0 और एक मिल रहा है 1। तो अलग अलग जोन मुझे मिल रहा है, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से ∞। अब मुझे क्या चाहिए? ये एक्सप्रेशन चाहिए पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, आप बस जोन फटाफट चेक कर लो कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो मैं बोलता हूँ ध्यान से देखो, -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे -5 यानी नेगेटिव, -5 - 1 यानी नेगेटिव, -5 - 1 यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव तो इसका ऑल्टरनेट जोन पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन 0 हैं -1 से 0 के बीच में और 1 से ∞ तक। इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसलिए मैं -1, 0 और 1 को इंक्लूड नहीं करूँगा। मतलब इसके बेसिस पे जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि x की जो वैल्यूज़ होंगी, x की वैल्यूज़ इसके बेसिस पे जो होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स? -1 से 0, -1 से 0 और कहाँ से कहाँ तक? 1 से ∞। एंड ऑब्वियसली इन सब पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्हें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर वो 0 हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन थी, मतलब ये भी था और वो भी था। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। किसके साथ? उसके साथ। वो दूसरी बात क्या थी क्लास? वो दूसरी बात ये थी कि 4 - x² 0 नहीं हो सकता। सर आप कह रहे हो 4 - x² 0 नहीं हो सकता, मतलब आप कह रहे हो x² 4 नहीं हो सकता, मतलब आप कह रहे हो x ± 2 नहीं हो सकता। तो बस ये चेक कर लो क्लास कि इस रेंज में हमने क्या x की वैल्यू ±2 ले ली, क्योंकि इसका और इसका कॉमन देखना है, मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या हमने +-2 इंक्लूड कर लिया। आई थिंक -2 तो इधर कहीं आता है और हमने वो तो इंक्लूड नहीं किया, तो -2 से तो हम बच गए। लेकिन सर मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि हमने +2 ले लिया, क्योंकि देखो सर आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 रहा होगा और 1 से ∞ में आपने जब बोला कि सर 1 से ∞ ले लेते हैं तो आपने +2 ले लिया होगा, और अगर आपने +2 ले लिया है तो आपको +2 आंसर में से हटाना पड़ेगा। तो +2 हटा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? -1 से 0, 1 से 2 और 2 से ∞। बस 2 हट गया। कैसे लिखा मैंने फाइनल आंसर? मतलब इसका और इसका जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या होगा? पहले तो -1 से 0 होगा, है ना, पहला पार्ट होगा -1 से 0। फिर आप बोलोगे कि सर 1 से मैं 2 तक ले लेता हूँ, तो 1 से 2 तक लिया तो 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू होगी 2 को हटा के। फिर उसमें एक और यूनियन लगा दिया। क्या यूनियन लगा दिया? कि सर 2 से ∞। तो 1 से ∞ तक सब आ गया एक्सेप्ट 2।
आई होप यही आपका आंसर होगा। ज़रा देखिए क्लास, ऐसा कुछ तो होगा और ऐसा कुछ है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। आई होप आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है ना, यही हमारा आंसर है। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं? बस इसका और इसका मुझे क्या लेना था? इंटरसेक्शन, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शंस का सम है। तो जहाँ ये सेटिस्फाई और ये दोनों सेटिस्फाई होंगे, उन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन पार्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, आसान और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से समझा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो समझते हैं क्लास। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एफ ऑफ आर, मतलब इसका जो डोमेन है सर, इसका जो डोमेन है वो है सारे रियल नंबर्स ना, इसका डोमेन है, और ये है हमारा को डोमेन, है ना। क्या आपको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि अगर मुझसे कोई कहता है कि कोई फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 तभी होगा जब x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू हो, है ना। मतलब मैनी वन नहीं होना चाहिए वो, मतलब वो sin x की तरह पीरियोडिक और ऐसा कोई फंक्शन ना हो। दूसरी बात, कोई फंक्शन अगर ऑन टू है, ऑन टू मतलब कब होता है? ऑन टू सर तब होता है जब रेंज जो आ रही है अगर वो को डोमेन के इक्वल आ जाए, मतलब जो आपने रेंज निकाली और वही को डोमेन हो, मतलब आपके को डोमेन सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर मुझे मिल जाए तो हम उसे कहते हैं कि सर वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे। अगर खाली बच गया तो फिर वो इनटू होता है। तो वो रेंज और को डोमेन अगर इक्वल हो जाए तो वो कहानी भी हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। इसको कैसे चेक करेंगे क्लास, बहुत ध्यान से समझिए। पहले तो मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि मुझे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1 + x अपॉन 1 + x²। तो पहले एफ ऑफ एक्स को ही देखते हैं स्टूडेंट्स। मुझे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x अपॉन 1 + x², राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन है। आई होप आपको भी यही दिख रहा है, x अपॉन 1 + x²। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास। मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 1 1 या ऑन टू हो सकता है क्या, मतलब 1 1 के बारे में पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स को जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो एफ ऑफ 1/x जैसा सोचो, क्योंकि शायद कुछ चेंज वेंज होकर चीज़ें बदलें। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सर आप एक काम करो, x को 1/x से रिप्लेस कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो x 1/x से रिप्लेस हुआ तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1/x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1/x को, मतलब x को 1/x से रिप्लेस किया तो x² 1/x² हो जाएगा। थोड़े चेंजेस करते हैं क्लास, क्या बदल रहा है देखो जल्दी से। न्यूमरेटर में रखते हैं 1/x, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x² + 1, ये क्या हो जाएगा x² + 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में वापस x² आ जाएगा। मैं थोड़ी सी चीज़ें इन्वर्ट कर दूंगा, तो मैं फाइनली एफ ऑफ 1/x क्या लिखने वाला हूँ वो सुनिएगा। मैं फाइनली एफ ऑफ 1/x को लिखने वाला हूँ, x² को ऊपर लेके गए, है ना, तो हो जाएगा x² अपॉन 2, रियली सॉरी, x² अपॉन x। आपको दिख रहा है सभी को। और इधर क्या दिख रहा है क्लास, इधर दिख रहा है पार्ट ऑफ हैबिट, ये क्या दिख रहा है 1 अपॉन, ये दिख रहा है मुझे 1 + x² ही लिख देता हूँ। आई होप मैं लिखूँ तो यू वोंट माइंड इट मी राइटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि x² + 1 को हम 1 + x² लिख सकते हैं। अब अगर मैं फाइनली चीज़ें सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे एफ ऑफ 1/x कैसा दिख रहा है क्लास, ये x से x² का ये पार्ट कैंसिल, आई होप आप सभी को ये दिख रहा है। मुझे x² का ये वाला पार्ट कैंसिल होता दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में मेरे पास बच रहा है x, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 + x² बच रहा है। यानी सर आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि एफ ऑफ एक्स भी यही है, और यहाँ से एक और बात समझ आ रही है कि सर एफ ऑफ 1/x भी यही है क्या, x अपॉन 1 + x²। इसका मतलब है सर अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 2 अपॉन 1 + 2²। और एफ ऑफ 1/2 निकालूँ तो वो भी क्या आएगा, 2 अपॉन 1 + 2², यानी क्या होगा 2 अपॉन 5। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आपने ये कंक्लूड कर दिया कि सर एफ ऑफ 2 निकाल लो या एफ ऑफ 1/2, बस मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो वो दोनों ही 2/5 के इक्वल होंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो, x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू है। मतलब अगर इसका मैं मैपिंग करूँ थोड़ी सी बस समझाने के लिए, तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, उनके लिए y की एक ही वैल्यू मिलेंगी, मतलब ये और ये दोनों एक को पॉइंट आउट करेंगे। तो क्या है 1 1 है, नहीं सर ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो पहली बात तो ये सर एक मैनी 1 फंक्शन है। तो सर ये बात तो ट्रू हो गई कि ये मैनी 1 है, मतलब 1 1 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या इसको मैं एक और बात चेक कर सकता हूँ कि क्या है ऑन टू है या इनटू। अब ऑन टू और इनटू के लिए आप इसकी रेंज और कोडोमेन निकालोगे। कोडोमेन दिया हुआ है, रेंज निकाल लेते हैं। फंक्शन क्या है क्लास, फंक्शन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन है आपका y = x अपॉन 1 + x²। तो आपको याद होगा एक टेक्निक हम डिस्कस कर रहे थे कि हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और उसका डोमेन निकाल लेंगे, तो वो रेंज हो जाएगी क्योंकि वो y की वैल्यूज़ होंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y + y² y² इज़ इक्वल टू x, है ना। अब x को इधर ले आते हैं, मतलब मैं अब x की टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं y को उधर ले जा रहा हूँ, है ना।
तो मैं x को इधर ला रहा हूँ, y को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जा रहा है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू माइनस वाई। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मैं y की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, है ना, मतलब मैं y की टर्म्स में x को लिखना चाह रहा हूँ। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है, इंस्टेड मुझे सिर्फ ये रखना था, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मतलब उससे भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट ठीक है ऐसा कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो कुछ होना जाना नहीं है, वो हो जाएगा 1, मतलब वो हमारे काम आएगा नहीं। इसको हटा देते हैं क्लास। यहाँ पे सोचने में थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, ज़रा आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इस पार्ट को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, मतलब जब आप रुक के थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि स्प्लिट नहीं कर पाओगे, मतलब कैसे करोगे। तो एक और तरीका है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को यहीं आप हटा दो, इस स्टेप को आप यहीं हटा दो और ऐसा सोचो स्टूडेंट्स कि मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ, मतलब एक प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो हमें जो इस फंक्शन की डोमेन दी गई है, डोमेन क्या बोल रहा है कि x की सारी वैल्यूज़ के लिए वो एग्जिस्ट करता है, मतलब x ट्रू है, x रियल वैल्यूज़ है, x सारी वैल्यूज़ लेता है। इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझो। अगर मैं x को इधर लाता हूँ तो मेरे पास ये है वाई एक्स स्क्वायर, x को इधर लाता हूँ तो ये होता है माइनस एक्स और ये हो जाता है प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, आपको दिख रही है। रिपीट माई स्टेटमेंट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। और सर अगर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने बोला है कि x सारी वैल्यूज़ रियल के लिए एग्जिस्ट करता है, ट्रू करता है, मतलब x ट्रू है, x रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करता है, होल्ड करता है, तो x सारी रियल वैल्यूज़ होल्ड करेगा तब जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि सर x की जो वैल्यूज़ है इमेजिनरी नहीं है, x की जो वैल्यूज़ हैं वो रियल हैं। आप समझो, यहाँ पे जब उसने डोमेन डिफाइन किया था तो उसने बोला था ये क्या होता है r यानी x की सारी वैल्यूज़, तब उसने कहा था कि x सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है। और x अगर सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है तो अगर x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहा है तो मैं कहूँगा कि हाँ सर अगर x सारी रियल वैल्यूज़ ले रहा है तो ये तभी ट्रू है जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। यानी मैं कह रहा हूँ कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे क्लास, b स्क्वायर, b कितना होगा -1, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4ac, 4 कितना होगा, 4 तो 4 होगा, a होगा y और c भी होगा y, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स जो डिस्क्रिमिनेंट है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और उसने बोला था कि सर ये जो x है ये सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, मतलब x का कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। अगर x की सारी रियल वैल्यूज ट्रू हैं तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो 4ac यानी 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर इसमें थोड़ा और स्प्लिट करूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सुनना ध्यान से, मैं 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा क्लास 1 माइनस 4y और इसको लिख लूँगा 1 प्लस 4y, है ना, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। मैं इसमें एक छोटा सा चेंज ओवर कर रहा हूँ, मैं 4y को इधर ला रहा हूँ, मतलब इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4y माइनस 1 और इसको मैं लिख ले रहा हूँ 4y प्लस 1। आई होप वी कैन डू दैट, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। और आई होप आपको पता होगा, अगर मैं पूरी इन इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से इसे आप इन्वर्स कर देंगे, मतलब जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत स्मूथली समझ आ रही हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, समझिए, वापस मैं स्प्लिट करूंगा, मतलब वेवी कर्व मेथड यूज़ करूंगा। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहती है भाई, वेवी कर्व मेथड कहती है सर कि अगेन आप पार्ट्स में ब्रेक करिए, तो मुझे 2 पार्ट्स दिखेंगे क्लास, मतलब मुझे 3 जोन्स दिखेंगे टू बी मोर ऑनेस्ट। पहला तो दिखेगा क्या, y की वैल्यू 1/4 और -1/4, तो ये होगी -1/4 और ये हो जाएगी +1/4। अब -1/4 और +1/4 के बीच में मुझे 0 दिखता है ना, तो मैं इस जोन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखता हूँ 0, तो 0 - 1 इज़ नेगेटिव, 0 + 1 इज़ पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, तो ये जोन नेगेटिव है, तो इसके ऑल्टरनेट जोन्स डेफिनेटली पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब मुझे चाहिए इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव, और इक्वल टू 0 लगा है मतलब क्या, ये वाला जोन, मतलब मैं -1/4 और 1/4 को इंक्लूड करूँगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने एक छोटा सा चेंज किया यहाँ पर, ये 4y स्क्वायर लिखा हुआ था, आप इसको क्या लिखेंगे, छोटा सा एक चेंज कर लीजिए पूरे क्वेश्चन में, इस 4y स्क्वायर को आप 2y का होल स्क्वायर लिखिए, है ना, इस 4y स्क्वायर को आप पूरा 2y का होल स्क्वायर लिखिए। एक छोटी सी गड़बड़ मैंने की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 4y नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 2y
और ये भी हो जाएगा 2y, राइट। तो छोटा सा चेंज मैं करना भूल गया, आप ऐसी सिली एरर्स अवॉइड करेगा तो ये हो जाएगा -2y हो जाएगा +2y, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो चेंज आएगा ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये पूरा 2y और ये भी पूरा 2y, और ये भी -1/4 नहीं, ये +1/2 और -1/2, राइट। तो मैं फाइनली इसे लिखता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4y - 1 और ये हो जाएगा 4y + 1, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा +1/2। तो इसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो -1/2 से +1/2 तक होंगी। किसकी वैल्यूज़ स्टूडेंट्स, y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू। तो मैं फाइनली प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कि y जो है वो किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, y जो है वो किसको बिलोंग करेगा, वो -1/2 से +1/2 तक बिलोंग करेगा, दोनों को इंक्लूड करते हुए। और जब आपने y की वैल्यू निकाली, मतलब इसकी आपने रेंज निकाली, और अगर आपने इसकी रेंज निकाली -1/2 से 1/2 तक, जो कि फाइनली कोडोमेन के इक्वल है, तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होती हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। मतलब मैंने दो चीज़ें डिक्लेयर की, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू। पहली बात तो हमने बोला था मेनी वन है, मेनी वन है मतलब 1 1 नहीं है, तो हम कहना चाह रहे हैं ये फंक्शन है मेनी वन एंड ऑन टू। आई होप आपको याद होगा, कोई फंक्शन अगर मेनी वन होता है और ऑन टू होता है तो हम उसे कहते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होगा। पहली बात तो ये सर्जेक्टिव है, तो सर्जेक्टिव मुझे यहाँ और यहाँ नहीं दिख रहा है। इन्वर्टिबल तो अलग बात होती है, वो बाइजेक्टिव होता तो होता। इन्वर्टिव मतलब क्या, इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स कब निकालते हैं, जब 1 1 होता, तो ऑब्वियसली इन्वर्टिबल तो नहीं है। दूसरी बात ये सर्जेक्टिव है, और सर्जेक्टिव मुझे सिर्फ यहीं दिख रहा है। आई होप आपको ये बातें पता है कि सर्जेक्टिव होने का मतलब क्या है और इंजेक्टिव होने का मतलब क्या है। तो ऑब्वियसली ये नॉट इंजेक्टिव है, मतलब ये ऑब्वियसली मेनी वन है। मेनी वन मतलब 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये ऑब्वियसली सर्जेक्टिव एंड नॉट इंजेक्टिव है, क्योंकि ये ऑन टू है। मेनी वन ऑन टू का मतलब होगा सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स पता हैं, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। तो इसी बेसिस पर मैं फाइनली इस बात को कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो मेनी वन एंड ऑन टू है, जिसे हम एक और बेहतरीन लैंग्वेज में और बेटर वर्ड्स के साथ कह सकते हैं सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव हो, मतलब वो 1 1 एंड ऑन टू हो, मतलब उसमें बाइजेक्शन आ जाए, तो हम उसे कहते हैं बाइजेक्टिव। और कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और फिर वो इन्वर्टिबल होता है। मतलब इन्वर्स फंक्शन से बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू के ही एग्जिस्ट करते हैं। तो सर ये ऑन टू तो था, क्योंकि रेंज को डोमेन के इक्वल थी। ऑन टू तो ये था, ऑन टू था मतलब ये सर्जेक्टिव तो था। क्या आपको ये बात समझ आई? मतलब ऑन टू को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सर्जेक्टिव। लेकिन ये 1 1 नहीं था, 1 1 नहीं था मतलब ये इंजेक्टिव नहीं था। क्या आपको ये टर्म समझ आ रही है? बड़ी सिंपल सी बातें हैं क्लास। सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, अगर आप ये कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं तो, और इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंजेक्टिव नहीं था ये मतलब मेनी वन था, और ये ऑन टू था मतलब ये सर्जेक्टिव था। तो अगर ये 1 1 ऑन टू होता तो हम इसे कहते हैं बाइजेक्टिव। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आई होप आपको पता है कि ये पूरा कोर्स, ये पूरा मॉड्यूल जो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है, ये www.magnetbrains.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ों के वीडियो लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद ज़ीरो सब्सक्रिप्शन चार्जेस मिलते हैं। यानी आपको सारे प्रोग्राम्स K-12 तक, 6 to 12 हिंदी मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET, एवरीथिंग, IIT JEE। नॉट जस्ट दैट, इसके नीचे और आप स्क्रॉल करेंगे तो और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दिख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, बस आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम पर क्लिक करिए, उसे ओपन करिए, वॉच नाउ पर जाइए और आपकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन ओपन होती हैं, है ना। जब आप इन्हें ओपन करेंगे तो अभी जो आप किल शॉट प्रोग्राम देख रहे हैं, 40 डेज़ का जो आपके लिए किल शॉट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पर क्लिक करिए और आपका लेक्चर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका लेक्चर ओपन होता है, आप उसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ही फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इन्हें यूट्यूब पर भी इन्हीं चैनल्स पर देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो फाइनल थिंग सबसे ज़रूरी कि आपको पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका IIT JEE मॉड्यूल भी आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करते रहिए, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, और हम आपके लिए इसी तरह मेहनत से काम करते रहें। क्योंकि आपको पता होगा इस 40 डेज़ के लिए वी आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट्स, सुबह से लेकर रात तक। इवन देयर आर फैकल्टीज जैसे अभिषेक सर, आशीष सर, दे आर पुटिंग, सत्यम सर, प्रीतिका मैम, दे ऑल आर पुटिंग देयर एफर्ट्स। वो रात में भी आकर आपके लिए वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, ये जो सारी नई चीज़ें आ रही हैं, अगर इनसे आप नोटिफाइड रहना चाहते हैं, अगर आपको इनके नोटिफिकेशंस मिलता रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ये चैनल आपको वक्त वक्त पर अप्राइज करता रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिलीज़ हो रही हैं।
नॉट जस्ट दैट, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इतना शानदार सा बेहतरीन सा फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉड्यूल है ये काफ़ी लोग के काम आ सकता है। मतलब आपके आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ इसे उन लोगों से या सब लोगों से जिसको भी इसे ज़रूरत है, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, उनसे शेयर करिए ताकि वो भी इस मॉड्यूल को, इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।